तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उपन्यास का स्वरूप और विकास। यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं। उसमें स्पेशली आपका एक एक पेपर ही रहता है उपन्यास का इतिहास और विकास, स्वरूप, ये सारा रिलेटेड। इसके अलावा जैसे आप पीसीएस का तैयारी करते हैं और उसमें एक हिंदी लिटरेचर होता है, अगर आप वो पेपर रखे हैं तो उस पेपर का जो आपका उपन्यास से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है वो सारा चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसमें मैंने कोशिश किया है आपको फैक्चुअल डेटा भी देने का और आंसर राइटिंग आप किस तरह से करेंगे उसी फॉर्मेट में यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि उपन्यास, स्वरूप और विकास। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक शैली है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है उपन्यास के बारे में बताने का। आखिर उपन्यास क्या होता है? उपन्यास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉवेल्स कहते हैं, है ना। तो नॉवेल्स जो होता है, तो यहाँ पे क्या है? उपन्यास आधुनिक गद्य की एक कथात्मक शैली है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ, यानी कि जो यूरोप वाला देश होता है ना, वहाँ से इसका स्टार्ट होता है। यानी कि इंडिया में इसका प्रारंभिक रूप स्टार्टिंग यहाँ पे पॉइंट नहीं माना जाता है। हालांकि यहाँ पे जो अपना विकास भी यहाँ से अपना मूल रूप से हुआ है, लेकिन इसका अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो लगभग 18वीं शताब्दी, लगभग 1750 के आसपास में ही यूरोप में हो गया था। ठीक है। उपन्यास का संधि विच्छेद अगर बात करें कि उपन्यास का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पे उपन्यास का दो वर्ड से बना, एक उपजोश, न्यास। उप का अर्थ होता है निकट और न्यास का अर्थ होता है थाती। ठीक है, अर्थात उपन्यास वह रचना है जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट है। यानी उपन्यास में आपका समाज का ही चित्रण देखने को मिलता है। समाज से अत्यधिक निकटता के कारण इसे आधुनिक युग के महाकाव्य भी कहा जाता है। तो देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा जाता है, तो ये सारा भी इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देख सकते हैं। बाकी नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर तो देखिए किस तरह से प्रश्न बनता है और पूछा जाता है एग्जाम में, मैं वो भी यहाँ पे बताते चलूँगा। आप यहाँ अपना कॉपी में जैसे नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज़ आप वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये उत्तर लेखन के लिए ही आएगा। आपका जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली ये उत्तर लेखन के व्यू से ही ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और बाकी अगर उत्तर लेखन करना है तो आपको प्रैक्टिस तो खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया आपको डाटा देने का और उसको किस फॉर्मेट में आप लिखेंगे ताकि आपका एक स्टैंडर्ड लेवल का उत्तर बन पाएगा और आपको अधिक से अधिक मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, और आपका जो उत्तर लेखन का जो क्वालिटी है वो चीज़ इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा कि उपन्यास और आख्यायिका में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे बोलता है ना आख्यान भी, उसमें भी तो कहानी जैसा ही कहता है, तो उनमें दोनों के बीच में क्या अंतर, प्रमुख अंतर है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ जाता है। ठीक है, इनके बीच अंतर बताइए। तो अगर इनके बीच अंतर अगर बताने के लिए पूछ दिया जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स बना सकते हो या एक तरफ से जबकि लगा के कर सकते हो। पहला उपन्यास लिखिएगा, जैसे उपन्यास आधुनिक गद्य विद्या है, जबकि आख्यायिका प्राचीन काल से विद्यमान संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होने वाली विद्या है। इस तरह से आप जबकि लगा के कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है आपको तुलनात्मक रूप से बताने का। ठीक है, बाकी आप जिस तरह से लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या कह सकते हैं कि बाहरी संरचना में दोनों समान है। देखिए यहाँ पे जैसे दो चीज़, हमको 2 पॉइंट यहाँ पे समानता भी मिला, तो दोनों को समानता के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि बाहरी संरचना में दोनों लगभग समान ही होता है। उपन्यास में भी एक ही जैसा होता है बाहरी इसकी संरचना, और रचना दृष्टि से स्तर पर दोनों में भिन्नता आती है। क्या? दोनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है रचना की दृष्टि से। तो उपन्यास में जब देखेंगे ना आप, उपन्यास में यह अनिवार्यतः अर्थार्थ से संबंधित होता है। यानी कि अर्थार्थवाद जो होता है ना, उपन्यास आप देखेंगे अभी कि उपन्यास का एक टाइप होता है अर्थार्थवादी, समाजवादी, काफ़ी उपन्यास का जो आदर्शवादी उपन्यास, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि अर्थार्थवादी उपन्यास पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे उपन्यास जो होता है उसका संबंध जो होता है अर्थार्थवाद से होता है, वहीं आख्यायिका का जो होता है उसका आदर्शवादी से होता है। मतलब यहाँ पे आदर्श का ज़्यादा उल्लेख होता है।
लेकिन उपन्यास में ज़्यादा अर्थार्थ का होता है। मतलब यहाँ पे कटु आलोचना भी किया जा सकता है, समाज में जो चीज़ दिखा जा रहा है हूबहू उकेरा जा सकता है, लेकिन आख्यायिका में जो होता है उसमें थोड़ा सा रहम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी के बारे में जो कर रहा है उसके मुंह में ही अगर बात करने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता उपन्यास में है, लेकिन आख्यायिका में आप देखिएगा कि मुंह में जो आपको लगे, जैसे कि अगर ये कोई ख़राब कर रहा है तो मुंह में वो नहीं कहता है, आख्यायिका थोड़ा सा बोलता है ना कि मुंह में इज्जत रखा हो। ठीक है, वैसा आख्यायिका का रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जो उपन्यास होता है उसमें क्या होता है, इहलौकिक जीवन से ही इसमें रिलेटेड होता है। मतलब जो जीवन है अभी वर्तमान में चल रहा है, जिस समय लिखी जा रही है वो उपन्यास, उस जीवन से ही रिलेटेड होता है। लेकिन जब और उसके साथ में क्या है, अर्थार्थ जीवन, यानी कि जो इहलौकिक मतलब अर्थार्थ जीवन उसी समय का, और ऐतिहासिक के तत्वों का जिक्र भी होता है। इसमें ऐतिहासिक तत्वों का भी जिक्र किस अनुसार से होता है जानते हैं उपन्यास में? उसको ऐतिहासिक भले घटनाओं को लिया है, लेकिन उसको ऐसा जोड़ के घुमा फिरा के लिखेगा कि उसको जिस समय आप पढ़ रहे हो वैसा ही लगेगा कि आज के जीवन से ये पूरा इंस्पायर्ड है, आज के जीवन को आधार मानकर लिखा गया है उस समय। तो ये सब उपन्यास में यथार्थ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं आप देखेंगे कि जो आख्यायिका है उसमें अलौकिक मान्यताओं, नैतिक उपदेश, भावनापूर्ण कल्पनाओं की संघन उपस्थिति होती है। मतलब अलौकिक मान्यता मतलब कहने का मतलब जैसे कि भगवान पे कोई विश्वास करता है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नैतिक उपदेश वहाँ पे दिया जाता है ज़्यादा, यानी कि धार्मिक भावनाओं के वहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो ये सारा उपन्यास और जो है आख्यायिका में डिफरेंट है। अगर कुल मिला के अगर बताया जाए तो उपन्यास आधुनिक विद्या है और आख्यायिका प्राचीन विद्या। मतलब पहले आख्यायिका का जन्म हुआ और आख्यायिका में ही जब अर्थार्थवादी सच्चाई को रूप से अगर उसमें जाहिर करने लगा तो उसी को हम लोग उपन्यास के रूप में जानने लगे। ठीक है, तो चलिए आख्यायिका से उपन्यास का जन्म होता है। आखिर उपन्यास का जन्म हो गया तो हम लोग किन आधार पर जानेंगे कि ये उपन्यास है? उसके लिए उपन्यास में प्रमुख 6 तत्व माना गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपका डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है कि आपका किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा मैं बताने का कोशिश करता हूँ कि आपका एक क्वेश्चंस बन सकता है कि उपन्यास के आपका बन सकता है कि आपका कि उपन्यास के तत्वों को उजागर कीजिए, उपन्यास के प्रमुख तत्वों को उजागर कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए, जैसा आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट प्रश्न में आएगा तो टिप्पणी करना आ सकता है, और अगर ज़्यादा थोड़ा सा लंबी वाला क्वेश्चन में आएगा तो आपका उपन्यास के तत्वों पर प्रकाश डालने के लिए आ सकता है। उपन्यास के कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरह से या कथानक और कथा वस्तु पर टिप्पणी कीजिए। उपन्यास में जो चरित्र योजना पर टिप्पणी कीजिए। उपन्यास के भाषा शैली को उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। ठीक है, उपन्यास के संवाद योजना पर टिप्पणी कीजिए। उपन्यास में देश काल पर टिप्पणी कीजिए। इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 जो उपन्यास के तत्व है ना, तो 6 तत्व से 6 प्रश्न बन सकता है। एग्जाम में आपका कोई भी आ सकता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर आता है कि कथानक और कथा वस्तु पर शॉर्ट प्रश्न में आएगा तो कथा वस्तु इन दोनों पर टिप्पणी करने के लिए आता है, चरित्र योजना पर टिप्पणी करने के लिए आता है, और इसकी भाषा शैली और इसके देश काल पर टिप्पणी करने के लिए आता है। अगर लॉन्ग में पूछे तो बोलेगा कि उपन्यास के तत्वों को उदाहरण प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्वेश्चन यहाँ पे 3-4 बनता है। तो मैंने बता दिया कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नोट में मैंने यहाँ पे कुछ बताया है, तो आप इसको देखिए क्या लिखा है मैंने नोट में कि कहानी के जो सभी 6 तत्व होते हैं। ठीक है, कहानी देखिए जैसे उपन्यास में देखा तो यहाँ पे इसके अलावा कहानी भी होता है ना, कहानी भी उपन्यास जैसा गद्य विद्या है, नाटक भी गद्य विद्या है। तो आप देखोगे कि उपन्यास में जिस तरह आपको 6 तत्व मिलता है ना, उसी तरह कहानी में भी यही 6 तत्व मिलता है। ठीक है, और हालांकि इसमें जो देश काल का महत्व ज़्यादा नहीं होता है कि जो लास्ट वाला जो 6ठा नंबर में यहाँ पे एक तत्व देखे देश काल, उसका कहानी में उतना रोल नहीं है। वहीं पे आप जब नाटक में देखेंगे ना तो नाटक में भी यही 6 तत्व मिलता है। हालांकि इसमें 6 तत्व के अलावा एक एक्स्ट्रा तत्व भी मिलता है नाटक, यानी जो होता है इसमें नाटक का गुण जो होता है। ठीक है, अभिनय, अभिनेता,
तो वो चीज़ यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो नाटक में 7 यहाँ पे तत्व मिल जाएगा, बाकी इसको आप याद ही कर लो। क्यों जानते हो? क्योंकि देखिए आखिर आप उपन्यास के तत्व पूछे, कहानी का तत्व पूछे या नाटक का तत्व पूछे, ठीक है, तो ये 6 तत्व उसमें विद्यमान रहेगा ही रहेगा। तो अगर आज इसको कर लेते हैं तो अगर उपन्यास के बारे में अगर आपको लिखने बोले या नाटक के या कहानी के बारे में, तो आप फटाक से इन तत्वों के आधार पर उस कहानी का विश्लेषण कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हो। क्योंकि कोई भी कहानी का वर्णन करना है तो आपको मेनली इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर ही हम लोग क्वेश्चंस का वर्णन करते हैं या विश्लेषण करते हैं। कुछ भी करना हो, उत्तर इन्हीं के आधार पर लिखा जाता है। आई होप जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आपको कि वीडियो कैसा लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उपन्यास के तत्व, तो उपन्यास के तत्व का जो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उपन्यास को जो लगभग 18वीं शताब्दी में यानी कि जो 1750 के आसपास में यूरोप में स्टार्ट होता है, तो इसलिए यूरोप वाला देश से ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि उपन्यास के तत्व क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाषा का जैसे स्तरीकरण, उसका मानकीकरण होता है, उसी तरह उपन्यास को कैसे उपन्यास लिखा जाना चाहिए उसका मानकीकरण वहाँ पे किया। इसके लिए 6 तत्व वहाँ पे बताया कि ये सारा तत्व अगर कोई रचना में रहता है तो उसको हम लोग उपन्यास की श्रेणी में रखेंगे। तो पाश्चात्य साहित्य के उपन्यास के 6 तत्व माने गए हैं, तो यही सेम तत्व हिंदी के उपन्यास में भी माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें ये कथानक और कथा वस्तु, दूसरा उद्देश्य, तीसरा चरित्र योजना, चौथा भाषा शैली, संवाद योजना और देश का। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कथानक और कथा वस्तु क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि प्रश्न आपका जैसे भी आएगा, ठीक है, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और मेरे फेसबुक आईडी से भी आप जुड़िए, वहाँ भी कमेंट बॉक्स करके मुझे बता सकते हैं कि अगर, ठीक है, राजेश पंडित अभ्युदय मैं लिख देता हूँ, राजेश पंडित अभ्युदय, ठीक है, मेरा फेसबुक आईडी, आप यहाँ से जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कोशिश करूँगा अगर कमेंट देख के बताने का, ठीक है। और कथानक को अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। कथानक को देखिए आखिर कथानक क्या होता है और कथा वस्तु क्या होता है। कई बार ये पूछा जाता है कि कथानक और कथा वस्तु में से आप क्या समझते हो, इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कथानक क्या होता है? कथानक को अंग्रेजी में हम लोग प्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं। जैसे कोई घर बनाते हैं, उसका प्लॉट खरीदते हैं ना, बस वही हो गया। घर बनाने के लिए एक ज़मीन जो तैयार करते हो उसी को प्लॉट कहते हैं। उसी तरह अगर कहानी लिखना हो तो जिस आधार पे आप कहानी लिख रहे हो उसी को प्लॉट कहा जाता है। यानी जो घटनाओं, चरित्रों और वर्णनों को आपस में बांधता है, यानी अर्थात एक ढांचा तैयार करता है, उसी को हम लोग कथानक कहते हैं। ठीक है। और कथानक जैसे कि अगर कथानक कहते हैं तो आखिर कोई अच्छा कथानक भी हो सकता है, कोई बुरा भी। कोई अच्छा से प्लॉट बनाया होगा, जैसे घर अगर देखिएगा, कोई आर्किटेक्चर को आप घर बनाने के लिए देते हो, उसका एक नक्शा तैयार करता है तो कोई अच्छा तरीक़ा से बनाता है, या खुद आप तैयार करते हो तो थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। तो वही बोलता है कि अगर एक अच्छा कथानक जो एक अच्छी तरह से अगर प्लॉट तैयार करता है, उसके क्या क्या गुण होना चाहिए। अगर आप भी लिखना चाहते हैं उपन्यास तो ये सारा गुण आप भी उसमें इंक्लूड कीजिएगा, तो आपका भी उपन्यास उच्च कोटि का हो सकता है। तो क्या है, पहला तो आप देखिए कि इसमें अच्छे कथानक के गुण क्या हो सकते हैं। कथानक में अनुपात और गति उचित हो, मतलब समुचित रूप से कथानक का जो भी अनुपात है, रेशियो में गति होना चाहिए। अब अनुपात और गति आपको क्या पता है, तो देखिए अनुपात क्या होता है, न अत्यधिक जो होता है पात्रों की संख्या हो, न ही अधिक घटनाओं या वर्णनों की भरमार हो। मतलब पात्र और घटनाओं का ये सारा चीज़ें अधिक संख्या में आपको नहीं रखना है। ठीक है। और क्या, गति जैसे यहाँ पे अनुपात देख लें, रेशियो मतलब वहाँ पे पात्र की संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग आप रखिए। उसके अलावा गति होता है, गति जो आप मोशन देखते हो, दौड़ने को हम लोग गति कहते हैं ना, बस वैसा ही है। तो उपन्यास पढ़ते समय अधिक विराम भी ना हो, नहीं तो जो पाठक है वो बोरियत महसूस करने लगेंगे।
तो गति करने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप तोड़ तोड़ के लिखना शुरू कर दिए, कुछ लिखना शुरू किए उसके बाद बीच में ऐसा थोड़ा सा गैपिंग जैसा आ गया, उससे विराम जैसा लग जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये जो गति, उसमें गति का एक महसूस आना चाहिए, तब पाठक को इंटरेस्ट भी वहाँ पे लगेगा और आपका जो उपन्यास बढ़िया से पढ़ेगा। इसके अलावा क्या होगा, कुशल संबंध निर्वाह, मतलब जो आप पाठक और जो लेखक है, उपन्यासकार, रचनाकार के बीच में जो एक भावात्मक संबंध स्थापित करना पड़ेगा। और वो संबंध देखिए आपका लेखन कौशल में ही होना चाहिए, तब न जब पाठक तो कभी पढ़ेगा और आप कब के लिख चुके हो। जैसे अभी आप बहुत सारे अगर जिस भी किताब को पढ़ रहे हो, जिस भी उपन्यास को पढ़ रहे हो, सपोज गोदान को पढ़ लीजिए, तो गोदान आज से 1936 में ही लिखा गया है ना। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो उसमें जो उपन्यासकार जो है प्रेमचंद का जो लेखन कौशल है उसमें कि किस तरह से आज हमारे बीच में उसने संबंध स्थापित कर पाया है, रुचि स्थापित कर पाया, इसलिए हम अच्छी तरह से उसको पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं और पढ़ने का मन भी करता है। तो वो चीज़ होना चाहिए कौशल संबंध निर्वाह। इसके अलावा क्या होना चाहिए, देखिए मैंने पॉइंट में किया है, आप एग्जाम में पॉइंट में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा 1 2 3 करके इस तरह पॉइंट में आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे आपका बुलेट पॉइंट में लिखा है, ठीक है, आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं। और यदि उपन्यास में एक से अधिक कथाएं समानांतर चल रही हैं तो आधिकारिक कथा को विकास देने के लिए अन्य सहायक कथाओं का स्वायत्त नहीं होना चाहिए। जैसे गोदान में ग्रामीण कथा आधिकारिक जबकि शहरी कथा प्रासंगिक है। तो एक चीज़ यहाँ पे 2 चीज़ आपको देखने को मिला। क्या मिला, एक आधिकारिक कथा कि कोई उपन्यास है तो वहाँ पे एक आधिकारिक कथा भी होगा और एक प्रासंगिक कथा भी होगा। तो जान लो अधिकारी कौन होता है, ऑफिसर होता है ना। तो अधिकारी मतलब प्रमुख, जो मेन कथा चल रहा है, आखिर एक उपन्यास है उसमें एक मेन घटना होगा ना। मेन घटना के अतिरिक्त भी और भी घटनाएं हो सकती है, तो मेन घटना के अतिरिक्त जो भी घटनाएं होती है उसको हम लोग सहायक कथा कहते हैं। सहायक कथा को ही अगर यहाँ पे भाषा के रूप में देखा जाए तो उसको अवंतर भी कहते हैं या प्रासंगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार ये भी इससे क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि जो उपन्यास में आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा पर टिप्पणी कीजिए या इस पर प्रकाश डालिए, तो ऐसा प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा आप अभी इस तरह से आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा डेफिनेशन भी अगर पता रहे तो आप कहीं ना कुछ लिख के उसमें इससे रिलेटेड वर्णन कर दोगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे गोदान में ग्रामीण देखते हैं कि गोदान जो प्रेमचंद ने लिखा है, जब मरते मरते लास्ट वाला कहानी है ना उसका उपन्यास 1936 में, और हालांकि ये पूरा नहीं हुआ था, इसके जो इनके पुत्र थे उन्होंने इसको पूरा किया था। तो इस जो गोदान में आप देखेंगे कि जो गोदान में 2 चीज़ों की घटनाओं के रूप में दिखता है, एक ग्रामीण जीवन का और एक शहरी जीवन का भी, ठीक है। तो वहाँ पे देखेंगे कि मुख्य रूप से जो किसानों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे शहरी कथा, वहाँ पे किस तरह उसका जो गोबर है वो भाग जाता है, शहर जाता है, काम करता है, वहाँ पे भी पैसे लेके आता है। तो इस तरह से आप एक वहाँ पे देखेंगे, गति भी देखेंगे, यहाँ पे अनुपात भी देखेंगे, पात्रों की संख्या अधिक नहीं है, जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो यहाँ पे, इसलिए जो गोदान उपन्यास जो है काफ़ी फेमस है, यानी कि जो आज तक की रचनाओं में जितने भी उपन्यास है सर्वाधिक फेमस मानी जाती है। अब रही बात कथावस्तु का क्या अर्थ होता है। जैसे आपने वहाँ पे कथानक, अभी तक कथानक का देखा है ना, प्लॉट वाला। अब यहाँ पे कथावस्तु क्या होता है, तो कथावस्तु आप जान लो कि कथावस्तु क्या होता है। कथावस्तु का अर्थ है कि कहानी की विषय वस्तु या सामग्री कहाँ से ली गई है, यानी कि सामग्री क्या है, कथा वस्तु ही होता है। यानी कि कथा का वस्तु क्या है, कथा जोड़ वस्तु। तो उपन्यास की कथा वस्तु का स्रोत या प्रकार ये सारा हो सकती है। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि कथा वस्तु के कितने प्रकार होते हैं, कथा वस्तु के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए मैंने पॉइंट वाइज वैसा ही किया, उसके बाद फिर बुलेट पॉइंट लिख दिया हैज दे के। तो क्वेश्चन जैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन में काफ़ी सारा बन जाएगा, ठीक है। जैसा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ट इसको बढ़िया से पढ़ लेना। आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से तो ये दावे कर सकता हूँ कि लगभग सारा चीज़ हो जाएगा, अगर आप सारा चीज़ को इसको मतलब
ले पाते हो, ठीक है। तो क्या है, उपन्यास की कथा वस्तु का स्रोत क्या हो सकता है, तो प्रख्यात, एक उपाध्य और एक मिश्र, नॉर्मली 3 प्रकार का उपन्यास की कथा वस्तु होते हैं, ठीक है। प्रख्यात मतलब क्या हो गया, किसी प्रसिद्ध कथा को आधार बना लिया, यानी कि कोई इतिहास की घटना कोई। और उत्पाद जो होता है वो हो गया कि कल्पनाओं से नई कथा जो है, कथा का निर्माण कर दिया, कथा बना दिया, नई कथा बना दिया, ठीक है, उसको उत्पाद कहते हैं। और हो गया मिश्र, मतलब प्रसिद्ध और जो आपका उत्पाद है, दोनों को अगर मिला दिया जाए कि मिश्रित जो रूप है उसी को मिश्र कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध, प्रख्यात वर्ड का मतलब ही होता है प्रसिद्ध, ठीक है। और उत्पाद मतलब कल्पना समझ लीजिए, मतलब आपने जो उसको प्रोडक्ट किया है कल्पना के अनुसार, आपने कुछ सोचा और उसके अनुसार एक जो वस्तु तैयार कर दिया, कथा वस्तु, कि ऐसा ऐसा हमें करना है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया है आपको कि अच्छी कथा वस्तु, जैसे सभी में मैंने बताया कि एक अच्छी, अगर आप लिखना चाहते हैं, अच्छे लिखना चाहते हैं उपन्यास, तो उसमें सारा चीज़ अच्छे क्वालिटी देना होगा ना। तो एक कथा वस्तु में गुण क्या होना चाहिए, अच्छी गुण क्या होना चाहिए, तो जो विश्वसनीय हो, प्रामाणिक हो। जैसे कि गोदान में सारा जो घटनाएँ मिलता है वो यथार्थ है, सच्चाई है, जीवन से, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई है ना। गोबर की घटना जो आप देखते हैं कि किस तरह से वो लव में भाग जाता है, उसके बाद सिलिया, दत्तादीन, सारे की कहानी जो, और यहाँ पे देखते हैं जितना भी साहूकार है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के द्वारा अत्याचार, वो सारा चीज़ जो समाज में आपको देखने को मिलेगा, वो सच्चाई को जो है, यानी कि ये जो भी चीज़ है वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। और दूसरा क्या, अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण ना हो, यानी कि उसमें बढ़ा चढ़ाकर बातें ना किया गया हो। जैसे कई बार होता है ना उपन्यास में, जैसे आप देखेंगे कि तिलिस्मी प्रकार के उपन्यास होता है, जादुई प्रकार के उपन्यास होता है, प्रेम भरी जो उपन्यास होता है, वो सारे उपन्यास में आप देखेंगे कि बातें बढ़ा चढ़ाकर वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है चंद्रकांता संतति, सीरियल हालांकि भी बना है, आपने अगर चंद्रकांता वाला देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप सर्च करके देखिएगा, यूट्यूब में काफ़ी मिल जाएगा कि किस तरह से बढ़ा चढ़ा के इस तरह उसमें प्रस्तुत किया गया कि जादुई की आदमी किस तरह उड़ सकता है, आदमी के अंदर में किस तरह से जादुई शक्तियाँ आ सकती है, मतलब जो भी बढ़ा चढ़ा कर किया गया अतिशयोक्तिपूर्ण ना हो। इसलिए जो है देवकीनंदन खत्री की जो उपन्यास है उतनी मतलब उसको प्रश्रय नहीं दिया जाता है जितना कि गोदान, ठीक है। गोदान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आई होप। और जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, एक उद्देश्य, नेक्स्ट वाला में क्या है, उद्देश्य, ठीक है। यानी उपन्यास में एक उद्देश्य तत्व भी होता है। तो उद्देश्य तत्व का क्या है यहाँ पे, उद्देश्य का अर्थ होता है कि रचनाकार किस उद्देश्य या प्रयोजन से उपन्यास की रचना करता है। आखिर आप कोई काम भी करते हो या अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हो, इसका आपका कोई उद्देश्य है क्या, तो आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पे आपका पेपर में पूछा जाएगा, या आप जो है एमए में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपका पेपर में पूछा जाएगा, या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपका पूछा जाएगा, ठीक है। या किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें आपका इस तरह से उत्तर लेखन का आता है और इसके बारे में आपको लिखना है, इसलिए आप देख रहे हो वीडियो, ठीक है। तो उद्देश्य मतलब वही मोटो हो गया। दूसरा क्या है कि अर्थात वह रचना के माध्यम से वो क्या उपलब्धि हासिल करना चाहता है, कि रचनाकार जो भी चाहता है इस रचना करके। उसके अलावा देखिए उद्देश्य आपका पैसा कमाना भी होता है, लेकिन पैसा कमाना एक उसको हम लोग सेकेंडरी उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ पे बताया भी है कि एक अच्छे रचनाकार के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अच्छे रचनाकार के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। तो देखिए उसका उद्देश्य धन प्रतिष्ठा कमाना ना होकर किसी विचारधारा या नैतिक मूल्य की स्थापना करना होता है, यानी कि समाज को कुछ सिखाना होता है। दूसरा क्या है, वो उपदेश थोपता नहीं बल्कि रचना में घुला मिला देता है, यानी कि वो जैसे आप देख रहे हैं कि जो गोदान ही देख लीजिए, उसमें प्रेमचंद्र जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जैसे लगेगा कि नहीं थोप दिया है, लगेगा कि नहीं ये तो जीवन जी रहा है। जब पढ़ रहे हो तो लगेगा कि नहीं एक स्क्रीन चल रहा है जहाँ पे कोई आदमी इस तरह से उसके साथ ऐसा घटित हो रहा है, और फिर उससे आपको समझ में आता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको इसने गलत किया।
ठीक है, यहाँ पे इसने ये अच्छा करता तो शायद अच्छा होता। तो ये चीज़ जब आप अनुभव करते हो ना, वही चीज़ एक रचनाकार की जो क्वालिटी होता है, ठीक है। और आपके अंदर में जो ये महसूस कर दिया ना, अब फिर आप जब ऐसा करोगे तो आपके अंदर में कहीं ना कहीं अंदर में रहेगा कि मुझे किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उद्देश्य इसका पूरा हो गया। एक अच्छे रचनाकार का यही उद्देश्य होता है कि आपको एक नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य सिखाए, बट उसमें थोपने का कोशिश ना करे आप पर। आर्टिकल 21 जानते हैं ना कि किसी पर जीवन जीने का अधिकार है, आपको जैसे जीना है उसको जीने दीजिए, थोपना नहीं है, ठीक है। यशपाल के उपन्यास उतने श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि उसने उपदेश को कथा में चिपकाने की कोशिश की। वहीं पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उदाहरण दिया है। क्या, देखिए, जैसे कि कोई भी रचना आप लिखते हो, कोई भी उत्तर लिखते हो, वहाँ पे आपको उदाहरण देकर अगर स्पष्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है आपका उत्तर, और आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का उत्तर मानकर उसमें अधिक मार्किंग किया जाता है। तो यशपाल के जो उपन्यास है उतने श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि उन्होंने जो है उपदेश को दिया है, ज़्यादा उपदेश ही देता है उन्होंने दिया है अपना उपन्यास में, और लगेगा कि नहीं ज़बरदस्ती उसमें वहाँ पे घुसा दिया, घुसेड़ दिया, चिपकाने का कोशिश किया। और वहीं पे आप जब देखेंगे प्रेमचंद्र जी का, फणीश्वर नाथ रेणु का, मोहन राकेश के उपन्यास, इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती चिपका दिया। इसलिए इनके जो उपन्यास है वो ज़्यादा उच्च कोटि के माने जाते हैं। 1950 के, और ये इस तरह का आप कब दिखेगा, जो 1950 के बाद के उपन्यासों में उद्देश्य की कमी आई। हालांकि क्या है, तो जैसे लेखा यथार्थ चित्रण पर जोर देने लगे हैं। उसके बाद 1950 के जितने भी उपन्यासकार हुए, उनका मेन मोटो लोगों को बताना ये नहीं था, जस्ट समाज में क्या हो रहा है उसको दिखाना था। जिस तरह गोदान में यथार्थवादी का चरम वहाँ पे पाया गया था, वैसा ही जो 1936 के बाद के जितने भी उपन्यास हुआ है, स्पेशली 1950 के बाद का, तो वहाँ पे यथार्थ का चित्रण पर ही जोर दिया। यथार्थ का भी कई प्रकार हो जाता है बाद में, एक समाजवादी यथार्थ, ठीक है, और स्त्री नारी के प्रति व्याख्या करने वाले यथार्थ, इस तरह से कई प्रकार के हो जाते हैं जो हम लोग अभी पढ़ने ही वाले हैं आगे। अब जो नेक्स्ट जो है कि उपन्यास के जो अगला जो तत्व होते हैं वो चरित्र योजना होते हैं। क्या होते हैं? चरित्र योजना। आखिर कोई उपन्यास लिखेंगे, चरित्र योजना मतलब उसमें पात्र क्या है, तो पात्र योजना भी कर सकते हैं इसको। जबकि अगर कोई भी रचनाकार अपनी बात कहने के लिए जिन पात्रों या चरित्रों को गढ़ता है, इसे ही चरित्र योजना कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को ही चरित्र योजना निर्माण कहते हैं। इस तो अगर चरित्र हो गया, जैसे कि चरित्र कर दिया तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तब एक अच्छे चरित्र योजना निर्माण करने की जो गुण होते हैं, एक रचनाकार में क्या क्या गुण होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खुद को किसी एक चरित्र में प्रक्षेपित नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि खुद को, जैसे एक मतलब होता है ना कि वैसे अगर एक उपन्यास है उसमें सपोज मान लीजिए 12 चरित्र है, ठीक है, और 12 चरित्र में किसी एक पर ही ऐसा ही कर दिया कि वो ज़्यादा जोर दे दिया रचनाकार, और उस चरित्र को देखकर ऐसा लगेगा कि रचनाकार खुद वहाँ पे है, वो अपने लिए बदले में ही उस चरित्र को, उस पात्र को यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो वो एक अच्छा उपन्यास नहीं माना जाएगा, बल्कि सभी चरित्रों में खुद को उतने ही आंशिक रूप से प्रक्षेपित करना चाहिए जितने की मतलब जितने मात्र से कि पाठक उसे पहचान ना सके। पाठक को पहचान में नहीं आना चाहिए कि रचनाकार खुद उस चरित्र के माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है, मतलब रचनाकार के साथ में क्या हुआ है उसके बारे में नहीं पता रहना चाहिए पाठक को, ठीक है। बताने का कोशिश मैंने ये कर रहा। और क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि जैसे यशपाल वाला रचना आप देखेंगे ना यशपाल का, तो जैसे कि यशपाल के उपन्यास दिव्या, ठीक है, इसके स्वयं की प्रस्तुति जो है मारिस, यहाँ पे एक मारिस है, चरित्र है, पात्र है, के ऊपर दिखने लगता है, जबकि गोदान की जो में जो प्रेमचंद की जो छवि है स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं दिखता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दो उपन्यास को उदाहरण देके मैंने बताया है, एक दिव्या, एक गोदान। दिव्या के रचनाकार यशपाल हैं और जो गोदान के रचनाकार प्रेमचंद है। दिव्या में एक प्रमुख जो यहाँ पे पात्र है मारिस, और गोदान में जो है
बहुत सारे पात्र हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा पात्र में नहीं है जो प्रेमचंद्र आपको दिखेंगे कि प्रेमचंद्र ही उस पात्र के, अगर वहाँ उस पात्र की जगह में अगर प्रेमचंद्र को रख दिया जाए तो प्रेमचंद्र की पूरा जीवनी उसमें बताने लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन यशपाल का जो उपन्यास है ना दिव्या में, वहाँ पे अगर मारिस की जगह में यशपाल को खुद रख दिया जाए ना, तो यशपाल का जो भी जीवन में हुआ है वैसा ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मारिस के बदले जो है यशपाल जस्ट अपना नाम के बदले में मारिस वहाँ यूज़ कर दिया है। तो ऐसा जब भी होता है तो वो उपन्यास उतना उच्च कोटि का नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे उससे बचना चाहिए एक अच्छे रचनाकार। तो मैंने कोशिश किया है कि एक ख़राब रचनाकार में क्या क्वालिटी होता है और एक अच्छे में क्या होता है, इससे अगर पता चल जाएगा आपको तो अच्छे वाला आप समझ जाओगे। तो इस तरह से तुलना करके आप चरित्र योजना में ये सारे बता सकते हैं। और क्या बताएंगे इसमें कि चरित्रों की ना ही भीड़ हो और ना ही कम हो, यानी जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह की कथानक वाला में कि ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए आपको, उसी तरह यहाँ पे चरित्रों की भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर 12-15 का आवश्यकता है, वहाँ पे आप 50-50 चरित्र डाल दोगे, पात्र डाल दोगे, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगा, ठीक है। और ना ही कम ही संप्रेषण, और जैसे कि अगर 12 की आवश्यकता था और वहाँ पे 4-5 में ही कुला दिया, तो वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि वो जो चीज़ उस उपन्यास के माध्यम से आप कहवाना चाह रहे हैं, उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, वो पूरा होगा ही नहीं, अभी प्रकट पूरी तरह से हो ही नहीं पाएगा। संप्रेषण मतलब होता है कि आप जो चीज़ कन्वे करना चाहते हो वो चीज़ पाठक तक पहुंच रहा है कि नहीं। अगर पहुंच रहा है तो संप्रेषण आपका पूर्ण हो रहा है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो संप्रेषण बीच में ही कट ऑफ हो रहा है। संप्रेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे चरित्र जो देख रहे हैं कि चरित्र सहज और स्वाभाविक लगे, इसके अलावा एक पॉइंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन चरित्र योजना पर टिप्पणी कीजिए ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो देखिए चरित्र योजना पर जब टिप्पणी करने बोलेगा, पहला नंबर तो आप डेफिनेशन दीजिएगा, उसके बाद हूबहू इसी तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे आमतौर पर अगर टिप्पणी कहता है तो उसमें हम लोग पॉइंट वाइज ज़्यादा नहीं लिखते, ठीक है। तो उसमें आप पैराग्राफ इतने छोटे छोटे पैराग्राफ लिखो ना, 2-3-4 लाइन का पैराग्राफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉइंट वाइज भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, चरित्र सहज और स्वाभाविक लगे, काल्पनिक नहीं। जैसे कि पारंपरिक रचनाओं में नायक केवल अच्छा जबकि खलनायक केवल बुरा होता था। यहाँ पे मैंने तुलना किया एक पारंपरिक के जो रचना होते थे उस समय की रचनाओं में और अभी की जो आधुनिक रचनाएं होता है उपन्यास, उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देखेंगे जो पारंपरिक, जैसे कि आप कोई भी रचनाएं ले लीजिए कि आज से अगर परीक्षा गुरु ही ले लीजिए, जो लगभग काफ़ी 1882 के आस में छपा हुआ है परीक्षा गुरु, और उस उपन्यास को देखेंगे और अभी जो यही 1936 का जो लास्ट में प्रकाशित हुआ प्रेमचंद जी का गोदान ही ले लीजिए, इसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। दोनों में अच्छाई और बुराई को लेकर जो है आंतरिक द्वंद्व नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय में यानी कि आधुनिक समय में विशेषकर आज़ादी के बाद जो प्रेमचंद्र आए, प्रसाद जी आए, चरित्रों में आंतरिक द्वंद्व होता है, जिन्हें पढ़कर आदर्श नहीं बल्कि यथार्थ महसूस होता है, मतलब सच्चाई देखने को मिलता है। आदर्श का बहुत कम ही आपको घुटी उसमें दिखेगा, सबसे ज़्यादा दिखेगा तो यथार्थ, मतलब जीवन में जो चीज़ अच्छाई है, जो चीज़ वहाँ पे यथार्थ रूप से समाज का चित्रण होता है, उस चीज़ आपको महसूस हो जाएगा। और क्या नेक्स्ट पॉइंट में आप दे सकते हैं कि सभी चरित्रों का महत्व बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसके पहले वाला में भी मैंने बताया कि अगर कोई, जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं, इधर ही कहीं पे मैंने बताया था कि जैसे 2 या 2 से अधिक घटनाएं हैं, हाँ यहाँ पे कि अगर 2 से अधिक, एक प्रासंगिक होता है एक आधिकारिक कथा होता है, यानी कि अगर 2 से अधिक कथाएं आप एक साथ में अगर उपन्यास में चला रहे हो तो एक को ही प्रधान ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पे ऐसे ही इस चरित्र योजना में आप देखोगे कि अगर सभी चरित्र का बराबर आप वहाँ पे महत्व नहीं दे सकते हैं, किसी को कम बेसी देना ही पड़ेगा। कथानक में उसके महत्व के अनुसार ही उन्हें स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे कि मेला आंचल में कुल, आप जानते हैं मेला आंचल पढ़े हो, फणीश्वर रात रेणु का एक मेला आंचल है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि आंचलिक उपन्यास पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। और
उपन्यास के विकास और जो उद्भव है इससे रिलेटेड ही मेला आंचल, जैसे उपन्यास के प्रकार में ही एक आंचलिक उपन्यास भी आता है, ऐतिहासिक उपन्यास भी आता है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे जानिए ये कि मेला आंचल में कुल 256 चरित्र है, फिर भी बिखराव नहीं आता है। जबकि प्रसाद जी का एक जो आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त है, देखिए स्कंदगुप्त एक्चुअली प्रसाद जी का एक नाटक है में मात्र 25 पात्र है और गौण चरित्र की अधिक महत्व यहाँ पे दिया गया है, जिसको नहीं देना चाहिए था उन पात्रों को, ठीक है। फिर भी सभी को उचित अनुपात में महत्व न देने के कारण बिखराव आ गया है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि किसी में देखिए, अगर कोई चीज़ आप एक फिल्म ही देखते हो, ठीक है, तो उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, आखिर मेन चरित्र होता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है, उसके अलावा एक खलनायक भी होता है, ठीक है। 3 आप वहाँ पे प्रमुख पात्र देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारा आप देखने को मिलेगा। सब लोग अपना अपना अभिनय कर रहे होते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर जो निगाह गड़ी रहेगा तो आपका एक हीरो पर, एक खलनायक पर और एक हीरोइन पर, तीनों पर। तो ये तीनों पर जो है, तो इसको वहाँ पे वैसा ही एक उपन्यास में होता है कि उपन्यास में कुछ पात्रों पर आपको ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, ज़्यादा उसको जोर देना पड़ेगा, बाकी को उसके काम या उसके जो भी अभिनय है उसके अनुसार ही वहाँ पे स्थान देना होगा। सभी पर बराबर दोगे तो उपन्यास का मज़ा ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। आप फिल्म जो देखते हो ना, कोई भी मूवी देखते हो, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका उपन्यास से ही लिखा जाता है, ठीक है। उपन्यास या नाटक इस चीज़ों का ही लास्ट में फिर उसका अभिनय के रूप में बना दिया जाता है, फिर पटकथा लिखा जाता है, फिर उससे ही एक मूवी बन गया। काफ़ी मूवी के नाम आपने सुना होगा, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया और बहुत सारा नाम है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट आपने काफ़ी नाम सुन रखा होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे कि ऐसा कितने आप नाम सुने हैं जो आप जानते हैं कि उसका पहले उपन्यास रूप में रचा गया था, उसके बाद में फिर पटकथा लिख के किसी ने फिर उस पर फिल्म बना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना कि चरित्र, अगर देखेंगे कि चरित्र चित्रण में आप ही बताना है कि अगर कोई उपन्यास में अगर चरित्र की बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, एक सहभागी, एक प्रेक्षक, यानी जैसे मैंने पता कि उसके इम्पोर्टेंट के अनुसार पर, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसमें कि चरित्र जो होता है कि बाहरी पक्षों के साथ साथ उसके मन के भीतर प्रवेश करके मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी सूक्ष्म अंकन करता है, जैसे कि प्रेमचंद के गोदान, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब अगर उपन्यासकार जिस भी चरित्र या पात्र का वहाँ पे उल्लेख कर रहा है, उनके मनोवैज्ञानिक पक्षों का भी अगर सूक्ष्म अंकन कर पाता है तो वो उपन्यास आपका उच्च कोटि का होगा। सपोज आप मान लीजिए जैसे कि आप जो भी हैं, ठीक है, एक मैं जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है। एक लड़का लड़की से अपना प्यार का इजहार कर रहा है, ठीक है। तो एक तीसरा है वहाँ पे सामने कोई खड़ा है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं कि उसको साइकियाट्रिस्ट है, यानी कि जो है मनोविशेषज्ञ है। लड़का अगर आई लव यू कहने से पहले वो जो सामने वहाँ पे जो चिकित्सक है उसको क्या महसूस होगा, वो उसका हाव भाव ही समझ जाएगा कि ये लड़का इसको किस निगाह से देख रहा है, या आई लव यू कहने वाला है या ना कहेगा या डर रहा है। तो वो चीज़ जो उसका जो मानसिक स्थितियों का जो जिक्र कर दे उस हिसाब से, जैसे कि एक उपन्यास में ही जैसे गोदान आप देखते हैं, ठीक है, गोदान में ही ले लीजिए कि जैसे कि सिलिया हो गया, दत्तादीन हो गया, ठीक है, और गोबर हो गया, और जो यहाँ पे होरी हो गया, इनकी जब होरी जैसे अब मर रहा था, लास्ट में उसका किस तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उसका किया है, सूक्ष्मांकन क्या, वो देखिए किस तरह से वो पैसे देने के लिए उसकी जो पत्नी है अपना लास्ट में इस तरह से करता है कि और उसका जो लगेगा कि नहीं, एक चित्र जो है उसका एक आदमी का जो हूबहू उस समय उस स्थिति में जैसा रिएक्ट करेगा, व्यवहार करेगा, वही चीज़ हो गया उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक चित्रण, ठीक है। तो वही बताया कि गोदान में है प्रेमचंद्र का, मोहन राकेश का जो नाटक आषाढ़ का एक दिन है, उस समय ऐसा हुआ है।
ठीक है, मनोवैज्ञानिक वहाँ पे चित्रण हुआ, इसलिए वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रचना उसको माना जाता है। इसके अलावा क्या है, लेखक ने जो है, आप देखेंगे कि जो लेखक ने चरित्र के वर्णन करने के लिए कैसी शैली का उपयोग किया, यानी कि शैली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली 4 शैलियों का जिक्र जो है किसी भी रचना में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक होता है कि चरित्र स्वयं अपनी विशेषताएं बताता है, यानी कि जैसे एक संवादात्मक होता है ना, और दूसरा क्या, चरित्र एक दूसरे की विशेषताएं बताते हैं। 2 लोग हैं आपस में बात करके, ये उसका, जैसे आप कभी किसी को झगड़ते हुए नहीं देखे हो, ये उसके बारे में जितना गुण दोष है सारा कुछ बताएगा और सामने वाला भी उसके बारे में बताएगा। तो इसके दोनों के बारे में जो भी विशेषताएं हैं वो सारा चीज़ बता रहा होता है, वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। खुद लेखक चरित्र की विशेषताएं बताए, ये भी हो सकता है ना। तीसरा ये होता है कि खुद लेखक भी चरित्र की विषय, कई बार होता है कि ऐसा माहौल तैयार कर देता है लेखक, रचनाकार, कि लेखक खुद लिखते लिखते वहाँ पे बताता है कि ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। और चौथा हो गया कि पात्रों या जो है पात्रों को विभिन्न स्थितियों या घटनाओं में रखकर उसी के व्यवहारों या प्रतिक्रियाओं से वर्णन करवाता है। मतलब उसी के पात्र के मुंह से ही, पात्र के उसके व्यवहारों से ही वो सारा चीज़ घटित करवाता है। इस शैली का महत्व सर्वाधिक दिया गया, और इसी शैली का जो बढ़िया से सूक्ष्म चित्रण करता है ना, उसी को मनोवैज्ञानिक चित्रण कहते हैं। इसलिए बोला है कि अगर कोई भी रचना होता है वो मनोवैज्ञानिक चित्र, सूक्ष्म चित्रण अगर कर पाता है कोई रचनाकार, तो वो उच्च कोटि का रचना माना जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और जो भी क्वेश्चंस बनेगा आप बढ़िया से लिख सकोगे, ठीक है। और भाषा शैली, अब हो गया कि उपन्यास की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो भाषा शैली ये भी उपन्यास का एक तत्व है। तो भाषा शैली में आमतौर पर यह ध्यान दिया जाता है कि रचनाकार में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, तथा इसमें विभिन्न शब्दावलियों का अनुपात कैसा है। जैसे तत्सम शब्द हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, अंग्रेजी हो गया, और उसकी क्षेत्र रीजन आसपास में बोली जाने वाली भाषा हो गया, बोली हो गया, किस तरह से उपयोग किया है, वही भाषा शैली हो गया। उसके जो वाक्य रचना के लहजा क्या है, छोटा छोटा वाक्य बनाया है, बड़ा वाक्य बनाया है, मिश्र वाक्य की प्रधानता है, संयुक्त वाक्य की प्रधानता है, तो उसी ये सारा चीज़ें जो आएगा आपका वो भाषा शैली के अंदर में आता है। तो आपका प्रश्न ये भी बन सकता है डायरेक्ट कि भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। नाटक की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए, कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कीजिए, या कई बार आता है कि जैसे गोदान की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी कीजिए। तो अगर गोदान आप पढ़ें तो उसमें गोदान में किस तरह से भाषा का यूज़ किया, तो उस पर आपको टिप्पणी करना है या प्रकाश डालना है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिए। तो मेनली मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता क्या है, ये सारा तत्व जो यहाँ पे उपन्यास का 6 तत्व आप देख रहे हैं, अगर सारा के बारे में जानना है तो उसके बाद कोई भी रचना आपको दिखता है, उस रचना को अगर आप पढ़े हो उसके, तो आप निश्चित ही उसका जो पहले इस वीडियो देखने से पहले जिस तरह आप सोचते थे, लिखते थे, उससे बहुत अच्छा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, क्या एक दिव्या लिया है और स्कंदगुप्त लिया है, और जो है आषाढ़ का, यहाँ पे देखिए आषाढ़, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन में तत्सम प्रधान शब्दावलियों का प्रधानता है, और जो रचना के जो ऐतिहासिक वातावरण के अनुसार उचित भी है। मतलब देखिए पहले हम लोग अभी हिंदी तक पहुंच गए हैं ना। हिंदी पहले कहाँ से आया था, जब हम लोग हिंदी के बारे में भी देखिए काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की क्या विशेषताएं हैं, हिंदी देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं हैं। अगर इस तरह का भी अगर आपके सिलेबस में ऐसा कोई है तो आप जाके वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो वहाँ पे डाला गया है, ठीक है। और तो मैं बताना चाह रहा था क्या, जैसे हिंदी का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं कि हिंदी सबसे, अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो कहीं न कहीं आपका ब्रह्मी आया, फिर संस्कृत ये वो से जो है पाली अपभ्रंश होते हुए आपका संस्कृत आया, फिर यहाँ पे जो पश्चिमी हिंदी आया, ये खड़ी बोली आया, हिंदुस्तानी है, ये सारा चीज़ आके लास्ट में जो हिंदी बना।
तो यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अगर कोई जो रचना है पहले लिखा गया है, प्राचीन रचना अब देखेंगे, जैसे स्कंदगुप्त काफ़ी पहले, दिव्या काफ़ी पहले लिखा गया है और इस पर लिखा गया भी है, और इसका जो तत्व है, इसका जो कथानक है, कथावस्तु है, ये देखेंगे ऐतिहासिक घटना है। स्कंदगुप्त में देखेंगे, जो आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी स्कंदगुप्त एक मतलब राजा ही हैं और उस पर लिखा गया है। तो इतिहास की घटनाओं को लिखा गया है, तो उस समय संस्कृतनिष्ठ शब्दों को, तत्सम शब्दों की जो प्रधानता ज़्यादा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐतिहासिक उपन्यास है तो वहाँ पे तत्सम शब्दावली की बहुलता पाया जाता है, और वैसा अगर पाया जाता है तो ही वो ज़्यादा उचित माना जाएगा। नहीं तो अगर ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहे हो और आज की ठेठ भाषा आप यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश, जैसे कि आज से 400 साल पहले क्या भारत में इंग्लिश शब्द का यूज़ किया जाता था? नहीं। अगर वैसा रचना आप लिखते हो 400 साल पहले की, अगर आप सपोज मान लीजिए कि रामायण पर आप कुछ टिप्पणी लिख रहे हो और उस पर आज की इंग्लिश में आप वहाँ पे बीच बीच में डाल रहे हो, तो वो चीज़ आपको तार्किक नहीं लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा है कि जैसे घटनाएँ हैं, अभी की वर्तमान की घटनाएँ, तो वर्तमान में आप जैसे जैसे भाषा है, जिस तरह माहौल है, उस तरह की भाषा का, शब्दावली का यूज़ कीजिए, आपको वो चीज़ अच्छा भी लगेगा, वहाँ उसमें सूट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि वहीं गोदान और जो महाभोज की भाषा है वो हिंदुस्तानी है, मतलब जो खड़ी बोली का एक टाइप है। तो मेला आंचल की जो भाषा है वो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार देशज शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं मेला आंचल को एक आंचलिक उपन्यास का भी दर्जा कहा जाता है। मुझे ये बताइएगा आंचलिक उपन्यास क्या होता है? ठीक है, आगे मैं आंचलिक उपन्यास के बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, यहाँ मैं इतना बता देता हूँ कि आंचल मतलब आप क्या समझते हैं? ब्लॉक, वही वाला ब्लॉक जहाँ पे वीडियो काम करता है ना, अंचलाधिकारी नाम सुनते हैं, तो बस एक अंचल मतलब वो छोटा इलाका वाला हो गया ना। तो वही मेला आंचल ये एक्चुअली है ना, वो छोटा इलाका की भाषा ही यूज़ कर लिया। आसपास में मतलब जैसे बोलता है ना 10 कोस पे बदले बानी, इस तरह कुछ है ना ये कहावत, तो वैसा ही थोड़ी सी इलाका वाला ही जो वहाँ पे भाषा बोल रहा है, बस वही भाषा का ज़्यादा वहाँ पे उपयोग कर लिया। अगर आप मेला आंचल पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कठिनाइयाँ होगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये शब्द का मतलब क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है। आपको वहाँ पे उसका वो जो भी दिया हुआ है वोकेबलरी, वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, शब्दावली, नहीं तो आप उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। अगर नहीं पढ़ें तो मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का जो है वो आप देखिएगा पढ़ के। वो ग्रामीण क्षेत्र का जो भाषा है, ठेठ भाषा है, वो सारा चीज़ यूज किया हुआ है वहाँ पे, इसलिए उसको आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आई होप आंचलिक उपन्यास क्या कहा जाता है। अगर अभी भी अगर आंचलिक उपन्यास के बारे में अगर आपको कुछ लिखना हो, अगर टिप्पणी करना हो, तो आप काफ़ी कुछ आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी पढ़े भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर मैंने कर दिया। अब यहाँ रहा कि एक अच्छे भाषा शैली क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला नंबर तो क्या है कि उसमें मुहावरा और लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अब जो मुहावरा और लोकोक्ति क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, प्रतीकों, बिंबों और उपमानों आदि का जो है, यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पे जो इंग्लिश का टाइपिंग क्या हो, तो यहाँ पे इसको फिर से एक इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो हालांकि आप यहाँ पे जो प्रयोग लिखा है तो प्रयोग आप समझ सकते हैं। तो प्रतीकों, बिंबों और उपमानों आदि का प्रयोग किया है, जैसे कि यहाँ पे भाषा की प्रभावशाली बढ़ जाती है। ठीक है, अगर उस समय किया है। बिंब मतलब प्रतीक मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर कुछ होता है ना, प्रतीक हो गया कि सिंबल क्या यूज़ किया है। जैसे कि एक आदमी, जैसे कि आप गोदान में आप देखते हैं कि गाय लेने के लिए वो लालसा किया है, लेकिन गाय उसको मिल नहीं पाया है अंतिम क्षण तक। तो गाय का जो एक बिंब बन रहा है ना, जब गाय आप नाम सुनते हैं तो गाय का चित्र आपके मस्तिष्क में उभरता है, वही आपका बिंब हो गया। और प्रतीक वही हो गया कि अगर गाय शब्द का यूज़ किया है तो वहाँ पे गाय के बदले किसी दूसरे को बताना चाह रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ होता है आपका प्रतीक। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, व्यंग का प्रयोग, यानी कि अगर जैसे कि आप रचनाएं जैसे भी करते हैं, अगर यथार्थ का रचनाएं करते हैं, गोदान में आप देखिएगा प्रेमचंद का काफ़ी व्यंग भरी शब्दों में काफ़ी कुछ भी बताया है। ठीक है,
तो वो वही कहा है कि व्यंग का प्रयोग से समाज की विकृतियों पर जोरदार चोट करने चाहिए। ये एक उपन्यास में जो है भाषा शैली होनी चाहिए, उपन्यास की भाषा शैली। मौन भाषा का प्रयोग उचित किया हो, यानी कि देखिए कई बार होता है कि उपन्यासकार जो होता है वो मौन भाषा का भी प्रयोग करता है, मतलब सामने जो भी पात्र है वो मौन है, फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत कुछ उससे दिखा रहा, वैसा चीज़। और ये खासकर आपको दिखेगा आपका विशेषकर नाटककार में, है ना। कई बार देखते हैं ना कि चुपचाप है बट वो अपने हाव भाव से ही बहुत कुछ कहने का कोशिश करता है, मौन है। जैसे आप देखते हैं कि कोई अगर है जो एक कलाकार है, वहाँ पे आप देखिए अपना आँख से कुछ कर रहा है, इशारा कर रहा है, वो सारी चीज़ हो गया आपका एक मौन रखकर भी जो संवाद करने की, तो ये चीज़ वहाँ पे होता है। और ये ज़्यादातर आपका नाटक में होता है, इसलिए इसका ज़्यादा नाटक का ही आप कह सकते हैं कि विशेषता है। ध्वनि योजना, तो ध्वनि योजना जो आप देखेंगे एक उपन्यास की, या तो ध्वन्यात्मकता, कई बार देखिए पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नाद योजना क्या, इससे क्या समझते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो गोदान की नाद योजना पर प्रकाश डालिए या पर टिप्पणी कीजिए। नाद योजना मतलब ध्वनि योजना, ठीक है। नाद मतलब क्या होता है, जब घंटी आप बजाते हैं तो टन 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 आवाज़ आता है, तो वही चीज़। उसी तरह नादात्मकता उसी को कहते हैं। तो ये जो मैं डैश डैश दिया है तो उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। या से उचित संप्रेषण हुआ है, मतलब ध्वनि की जो योजना बनाया गया वहाँ पे, उसके अलावा सूत्र वाक्यों का कुशलता से प्रयोग हुआ। सूत्र वाक्य आप जब जैसे कि कोई एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो अगर लुसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका एक सूत्र मिलता है, ठीक है। उसमें इतिहास के जितने भी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जैसे ऋग्वेद पढ़ेंगे, वो सब जितने भी प्राचीन आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक सूत्र साहित्य भी मिलेगा, ठीक है। तो सूत्र मतलब क्या हो गया कि जैसे मंत्र हो गया ना, तो वो सारा सूत्र फॉर्म में ही लिखा जाता है, मतलब बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी से ही वाक्यों में, उसी को हम लोग सूत्र वाक्य कहते हैं। आयुप अपने भाषा शैली के बारे में भी, उपन्यास के बारे में देख लिया। अब जो यहाँ पे एक है संवाद योजना, अगला जो इसका यहाँ पे है तत्व उपन्यास का। तो संवाद योजना कैसा होना चाहिए, किसी भी उपन्यास, नाटक या कहानी में यदि चरित्रों के बीच सीधी बातचीत कराई जाती है तो उसे संवाद करना कहते हैं, तथा यह योजना विधान को ही संवाद योजना कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे संवाद योजना क्या है, मतलब बातचीत कराई जाती है उसी को संवाद योजना कहते हैं। और एक अच्छी संवाद, अगर उपन्यास में एक अच्छी संवाद होता है, संवाद कराना हो तो कैसे होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए। पहला नंबर तो उस उपन्यास या नाटक में क्या होना चाहिए, जहाँ संवाद छोटे छोटे हो, कसे हो, चुस्त हो और गतिशील हो, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे ज़्यादा आपको दूरियाँ नहीं दिखना चाहिए, छोटे छोटे संवाद ही करना पड़ेगा। जैसे मैं और आपके बीच में, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ फिर बीच बीच में बातें भी कर रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे मैं बात कर रहा हूँ ना, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ हो गया संवाद। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ आप अगर अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वो चीज़ भी संवाद योजना के अंतर्गत में आएगा, ये एक अच्छे गुण में आएगा। दूसरे क्या हो गया, वाद विवाद प्रकार की हो, यानी कि देखिए ये होता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे अगर लाइव आता इस वीडियो को, जैसे आप देख रहे हैं मेक इन माइंड जॉन यूट्यूब चैनल में, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब मेक इन माइंड जॉन वाला चैनल में, ठीक है, वहाँ जो देख रहे हैं, तो इसमें अगर मैं लाइव आता, लाइव पढ़ा रहा होता और लाइव आप देखते तो आप क्वेश्चंस करते और मैं भी वहाँ पे देख के आपका रिप्लाई देता, तो ये वाद विवाद भांति वहाँ पे चल जाता। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कहता है कि वाद विवाद फॉर्म में, मतलब डिस्कशन फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ हो तो ठीक रहेगा। और नेक्स्ट क्या है आगे, कि जो है वो कथा को आगे बढ़ाने में सक्षम हो, यानी कि कथानक के विकास में भाग ले पाए, यानी कि जितने भी पात्र है वहाँ पे, ठीक है, वो जिस तरह से संवाद कर रहा है वो कथा को आगे बढ़ाने की उसमें सृजनशीलता हो, क्षमता हो, ठीक है। और क्या है कि बीच बीच में कुछ ऐसा प्रसंग छोड़ दिया जाना चाहिए जिससे कहानी अगले मोड़ की ओर बढ़ते रहे, यानी कि एक मोड़ लेता रहे आगे आगे। आप जब मूवी देखते हैं ना तो बीच बीच में कुछ ऐसा छोड़ दिया जाता है आपको कि इसके बारे में यहाँ छूट गया, बट लेकिन बाद में पता चलता है ये सारा चीज़ है,
आप जानना चाहते हैं शुरू से कि ये इसके बाद क्या होता है, वहाँ पे क्यों छोड़ दिया ऐसा, लेकिन बाद में पता चलता है अरे ये इसके पिता है, इसने इसलिए ऐसा किया, इसके भाई है, या ये गुंडा है, कुछ ऐसा चीज़ जो छोड़ दिया था। वैसा ही एक जो उपन्यास हो गया या नाटक हो गया, जो भी रचना है उसमें ये सारा क्वालिटी होता है, लगभग सेम ही होता है, इसीलिए यहाँ पे सेम ही है। तो देखिए इसको अगर मैंने इसीलिए बताया ना, जैसे शुरू में ही बताया कि 6 यहाँ पे मैंने तत्व बताया, और मैंने बताया कि जो केवल आपका जो उपन्यास है, कहानी में सेम ही तथ्य 6 होता है, और इसके अलावा जो आपका एक नाटक होता है उसमें एक 7वां तत्व भी जुड़ जाता है, और वो एक होता है अभिनय गुण उसमें, ठीक है, नाटकीय गुण। तो वो चीज़ है, बाकी सारा सेम ही है और सेम ही आपको लिखना है। और जब आप लिखोगे तो खाली उसमें अगर उदाहरण देना है, उसमें अगर नाटक वाला में लिख रहे हैं तो नाटक का उदाहरण दे दीजिएगा, नाटक का कोई भी एग्जाम्पल, और उपन्यास लिख रहे हैं तो उपन्यास वाला का दे दीजिएगा, कहानी लिख रहे हैं तो कहानी वाला का दे दीजिए, बाकी सेम ही लिखना है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और यहाँ पे अब जो इसका जो छठा है, उपन्यास का जो छठा तत्व है, देश काल और वातावरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि देश काल और वातावरण का मतलब आखिर क्या होता है। कई बार यही तो आपको लगता है कि देश काल और वातावरण यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, देश काल और वातावरण का मतलब है कि रचनाकार ने रचना करते समय किन किन स्थानों, घटनाओं, नामों आदि का जिक्र किया। यानी देश काल मतलब हो गया किस किस देश, किस किस जगह, ठीक है। वातावरण किस किस घटनाओं, ये सब रिलेटेड जो भी नाम है। जैसे कई बार आप कोई अगर देखते हैं उपन्यास, जैसे आप गोदान ही ले लीजिए, गोदान में आप देखोगे कि वहाँ पे एक लखनऊ शब्द का यूज़ किया हुआ है गोदान में, तो एकमात्र लखनऊ शब्द का, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो आप देखेंगे कि एक अगर यहीं पे हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कि एक अच्छे देश काल या वातावरण अगर आपको अपना रचना में करना है तो क्या गुण होना चाहिए, तो उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक अच्छे रचनाकार अपनी रचनाओं में देश काल और वातावरण का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से करता है। तो किस प्रकार से, तो एक एक करके यहाँ में मैंने बताया है। पहला नंबर तो क्या करता है कि देश और काल की सूचनाएं पर्याप्त रूप से दी जाती है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न देकर तत्कालीन परिस्थितियों से जोड़कर देता है, जिससे इनकी असीमितता और टटकापन बनी रहती है। जैसे गोदान के में जो देखेंगे, काल और तिथि संबंधी सूचनाएं तिथि समेत नहीं दिया, मतलब एग्जैक्ट तिथि नहीं दिया। जैसे कि आज का जो डेट है, आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, तो मैं जैसे आज का डेट अगर मैं बता दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा मैं किस डेट को ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मली आपको अगर आप जब भी देख रहे हो तो आप जस्ट मैंने अपलोड कब किया है तो वो वाला आपको पता चलेगा। सपोज यही आप समझ लीजिए कि जो आप अभी देख रहे हो ये एक उपन्यास है, ठीक है, और आज मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसी को आप कितना दिन बाद अपलोड करूँ, कब अपलोड करूँ, ठीक है, और आप कब देखेंगे, ठीक है। तो आज मैंने अभी रिकॉर्डिंग किया, सपोज मान लीजिए कि आप इसको 1 महीना, 1 साल बाद, 2 साल बाद देख रहे हो, ठीक है। तो जो टटका जब आप देख रहे हो उस समय भी आपको ऐसा ही फील होगा कि नहीं मैं आपके सामने ही पढ़ा रहा हूँ, टटका है ये वीडियो। तो वही चीज़ गुण होना चाहिए एक रचनाकार में, ठीक है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं बताना है, ठीक है, और ना ही एग्जैक्ट प्लेस, कोई जगह का नाम नहीं बताना है। अगर एग्जैक्ट जगह का आप नाम बता देते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो भी वहाँ पे बताना चाहते हैं कुछ क्षेत्र विशेष के बारे में ही आपका सिमट कर रह जाएगा। तो अगर आपको रचना एक वर्ल्ड वाइड करना है, उसको अनलिमिटेड बनाना है, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन ना डालें, तो वो चीज़, लेकिन फिर भी सारा कुछ आपको बताना है। जैसे आखिर समाज का ही ना आप वहाँ पे चित्रण कर रहे हो, अर्थात चित्रण, तो बताना तो सभी है, बट आप ऐसा कि घुमा फिरा के बताइए जिससे, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एक कोई भी लेटर ही लिखने के लिए आता है, कई बार लगता है कि उसमें ABC लिख दिया जाता है, नाम की जगह में ABC, तो अगर ABC लिख दिए तो मतलब अनलिमिटेड किसी का भी नाम डाला जा सकता है। वैसा ही यहाँ पे करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। आई होप जो चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। दूसरा है पॉइंट क्या, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के माध्यम से रचना में सूचित समय और परिवेश, IR का मतलब और, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो समय और
परिवेश को इतना जीवंत बना दिया है कि पाठक खुद उसी वातावरण में महसूस करने लगता है। तो मतलब ऐसा क्षमता आना चाहिए। जैसे इसीलिए मेला आंचल को आप देखेंगे वातावरण प्रधान उपन्यास भी कहा जा सकता है, उसको वातावरण प्रधान उपन्यास कहा जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अब देखेंगे उपन्यास का जन्म, ठीक है, उपन्यास का जन्म और पूंजीवाद और मध्यवर्ग, इनके बीच हम लोग संबंध देखेंगे। मे भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो है कि पूंजीवाद जो है उपन्यास और पूंजीवाद के बीच संबंध बताइए, उपन्यास और मध्यवर्ग पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भी एक प्रश्न आपका बनता है कि उपन्यास के उदय में पूंजीवाद की भूमिका बताइए, ठीक है, या उपन्यास के उदय में मध्यवर्ग की भूमिका बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन से बनता है। तो आप जैसे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से नहीं देखें तो आप अगर उसको डाउनलोड करके देखिए, आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारा ये क्वेश्चन आपका सेम मिल जाएगा। तो मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा है हेडिंग में, और बाकी आपका किस तरह से उत्तर लिखेंगे वो आप आगे देखिए। आप देखिए इसको इस तरह से लिखिएगा कि मध्यकाल का पहला नंबर, अगर ये टिप्पणी फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, या तो वर्णन के रूप में आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो छोटे छोटे आपको पैराग्राफ लिखना है। मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का भी तैयारी करते हैं तो अगर पॉइंट वाइज में लिखते हैं तो वो आंसर काफ़ी मिलता है, आपका मार्क्स मिलता है, मार्केबल होता है। लेकिन खास में करके अगर जैसे कि अगर टिप्पणी करना होता है तो मतलब क्वेश्चन का डिमांड किस तरह है, तो सारा पॉइंट वाइज ही लिखना अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो जैसे टिप्पणी ही करना हो गया तो वहाँ पे अगर आप पॉइंट ही समझ लीजिए ना, आपको पॉइंट में आप कितना लिखोगे, 2 से 3 लाइन लिखोगे तो 3-3 लाइन का पैराग्राफ ही बना दो ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। एक पेज में आप 4 से 5 पैराग्राफ बना दो। तो पैराग्राफ आपको लंबी लंबी नहीं बनानी, क्योंकि अगर लंबी लंबी आप बनाइएगा तो चेक करने वाले भी उब जाएंगे और चेक ही नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो मैंने यहाँ कोशिश किया है आपको छोटी छोटी पैराग्राफ में बना के वो अच्छी तरह से बताने का, ताकि आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, नहीं तो कब के यहाँ से छोड़ के चल जाते और शायद डिसलाइक भी करके चल जाते। और इसके अलावा कंटेंट भी मिलना चाहिए बढ़िया, तब ना आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं अच्छा कंटेंट अगर आपको नहीं दे पाऊँ तो आप वीडियो नहीं देखोगे। तो उसी तरह आप अगर एग्ज़ाम में भी जो छोटे छोटे पैराग्राफ और अच्छे से प्रेजेंटेशन के अलावा भी एक चीज़ है कि वहाँ पे क्या पूछा गया उस संदर्भ में अगर जो भी उपयुक्त है वो सारा चीज़ अगर डाल पाओगे, कंटेंट भी डाल पाओगे वैसे, तब आपको एक हाई लेवल का मार्क्स मिलता है। आई होप। चलिए, उपन्यास का जन्म और पूंजीवाद व मध्यवर्ग, इनके बीच में जैसे भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका अगर उपन्यास और पूंजीवाद के बीच में पूछे तो भी ये आंसर लिख दीजिएगा, उपन्यास के बीच और मध्यवर्ग के बीच में कोई कैसा भी प्रश्न पूछे तो ये आंसर लिख दीजिएगा, आपका उसमें काम कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसा लिखना है। मध्यकाल का समाज अपनी प्रकृति में सरल, स्वाभाविक व ग्रामीण प्रकृति में था, जो छोटे छोटे क्या था, छोटे छोटे समुदायों में रहते थे, छोटे छोटे समुदायों में रहते थे। उनकी जीवनचर्या नैतिक मूल्यों तथा जो दृष्टिकोण में गहरी समरूपता होती थी। मतलब मध्यकाल में जो भी परिवार रहते थे उनके में देखिएगा, एक अगर दूसरे घर में थोड़ा सा कुछ हो गया ना तो सामने वाला चल जाएगा फटाक से, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो चीज़ आप जैसे गांव में देखते हो तो बस वही है, मध्यकाल में गांव ग्रामीण प्रधान ही समाज था। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। इस समाज में लोक गीत, कहानियों, लोकनाट्य जैसी विद्याएं प्रचलित थी। महाकाव्य इस युग की सर्वोच्च विद्या थी, यानी कि जो मध्यकाल में था, यानी कि कहने मतलब सबसे यह कह सकते कि आरंभिक काल कह सकते हैं, आरंभिक काल, ठीक है। जो आधुनिक काल का जो हम लोग अगर पहले वाला बात करें तो वहाँ पे महाकाव्य ही मेन था, जो भी विद्या था उसमें महाकाव्य को सबसे इम्पोर्टेंट स्थान मिला था, मानी जाती है, जो न सिर्फ सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवेश का समग्र चित्रण करती थी, बल्कि ये समाज
की जो है को नैतिक उत्थान में भी सहायता करते थे, यानी कि समाज को कुछ नैतिक बात भी सिखाया जाता था, बताता था कि ये ऐसा करना चाहिए। आधुनिक काल, अब जैसे कि मध्यकाल अगर बीत गया तो आधुनिक काल भी तो आएगा। आधुनिक काल आया तो क्या हुआ, आधुनिक काल के आते ही इन समस्त स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन होता है, मतलब बहुत परिवर्तन हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इस क्रांति ने मानव की अलौकिक आस्थाओं को लगातार कमज़ोर करता गया। अलौकिक आस्था मतलब जो धार्मिक मान्यताएं उनके थे कि भूत प्रेत जो भी था। आप जानते हैं कि पहले के लोग जो है समुद्र पार नहीं करना चाहता था। रामानुजन के बारे में आप नाम सुने होंगे, ठीक है, उनके बारे में वीडियो भी काफ़ी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उस पर फिल्म भी बना हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे कि उसको किस तरह वो देश से बाहर पढ़ने जाते हैं और उसके लिए उसको जितने भी उनका ब्राह्मण समाज था उन्हें बहिष्कार कर दिया कि उसने समुद्र को पार किया, इसलिए। तो ऐसा ही उस समय था, तो वो सारे चीज़ें वहाँ पे टूटने लगा आधुनिक काल आते हुए, ठीक है, कमज़ोर होता गया। इस प्रकार पुरानी जो संस्कृति था, सांस्कृतिक नैतिक समाज को इस पूंजीवादी समाज के उद्भव में औद्योगिकरण के विभिन्न चरणों का महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया कि सांस्कृतिक नैतिक समाज को ध्वस्त कर एक नई मतलब समान नहीं भाई, समाज, ठीक है, समाज पनपा, जिसे पूंजीवादी समाज कहा गया। यानी कि जो पहले मध्यकाल में जो एक ग्रामीण समाज जो था, सरल समाज था, समाज के बीच गहरी जो नैतिक मूल्यों पर आधारित थी, आधुनिक काल में वो समाज बिखर गया। अलौकिक आस्थाओं से उसका जो भी मोह था वो सारा टूट गया, सांस्कृतिक पतन हो गया और एक नई समाज पनपा जिसे पूंजीवादी समाज दिया गया, ठीक है। और इसी समाज को जो है मध्य वर्ग का भी समाज कहा जाता है। पूंजीवादी समाज से ही कहीं ना कहीं बोलिएगा कि उसी से रिलेटेड एक मध्य वर्ग का समाज का भी उद्भव होने लगा, ठीक है। एक निम्न वर्ग और एक पूंजीवादी, एक अमीर होता है, दोनों के बीच में जो वर्ग आ जाता है ना, उसी को मध्य वर्ग कहा जाता है। तो इस पूंजीवादी समाज के उद्भव में औद्योगिकरण के विभिन्न चरणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आखिर पूंजीवादी समाज पनपा क्यों, इसका कोई तो वहाँ पे उस समय कुछ घटनाएं घटी होगी, स्थितियाँ पैदा हुई होगी, तो वो चीज़ हो गया औद्योगिकरण। आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद से ही यूरोप में औद्योगिकरण का दौर था और वहाँ पे जो दौर हुआ, जिस तरह से चेंजेज आया, वो चीज़ पूरे विश्व में फैल गया और भारत में भी वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो इस घटना ने क्या हुआ आगे, तो वो चीज़ देखिए, ऐसा ही आपको बताना है, क्योंकि आपको मध्य वर्ग के और उपन्यास के बारे में बताना है तो आपको कहीं ना कहीं उस समाज से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, उस परिस्थितियों से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आधुनिक काल के आते ही इन समस्त स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, ठीक है। और क्या हुआ नेक्स्ट है, रिपीट में कर रहा था उसी को। इस घटना ने ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर प्रवासन के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वहाँ उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सुरक्षा, व्यापार और नौकरी की तत्काल उपलब्धता दिख रहा था, है ना। उन्हें सुख सुविधाएं जो भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास वहाँ पे नौकरी, जॉब था, सारा चीज़ वहाँ पे मिल रहा था, फैक्ट्रियाँ नई लग रही थी, तो उन्हें अच्छी वहाँ पे नौकरियाँ भी, अच्छी वेतन भी मिल रहा था, तो इसलिए वो जा रहे थे वहाँ पे। और इससे क्या होता है आगे आप देखिए, अब वे अपने परिवार, समाज, संस्कृति से लगातार कटते गए। कोई अगर गांव से शहर की ओर प्रवासन करता है तो वो कुछ दिन रहता है, अकेले जाता है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा पैसे वैसे कमाता है, थोड़ा सा घर वर ले लेता है भाड़े पे, फिर रहने लगता है, अपने परिवार को ले जाता है, फिर वहीं पे बच्चे होता है, वहीं पे रहने लगता है। ग्रामीण में कई साल के बाद जाता है, उसके बाद कुछ 10-15 साल बाद फिर ग्राम भी अपना नहीं जाता है, उससे सारा चीज़ वहाँ से छूट जाता है, नाता रिश्ता टूट जाता है। तो कैसे नाता रिश्ता टूट जाता है आगे उसके बारे में अब डिटेल्स में आप देख लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, और एक समय बाद उसे बहुत अकेलापन का महसूस समाज लगातार कटते गए और एक समय
के बाद उसे बहुत अकेलापन का महसूस होने लगा। तो आप देखेंगे कि अगर समाज से अपना कटोगे तो शहर में आपके बसोगे ज़रूर, लेकिन एक समय बाद होता है, भले ही आप अपना फैमिली लेके चल गए, अकेले रहोगे, कुछ दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद कुछ दिन ऐसा होगा जब लगेगा अपना समाज, अपना ग्राम का याद आता है और शुरू कर दोगे कि उन दिनों की बात है, गाना लगा दोगे और सुनोगे और दुख के मारे मजे लोगे, है ना। काफ़ी सुनते होंगे अगर आप भी ऐसी स्थितियों में हो तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। वैसा ही स्थिति है आपके साथ जो हो रहा है। अगर आप भी एक राइटर बन जाते हो या आप पर ही अगर कोई लिखता है तो अगर उसको उपन्यास में लिखेगा तो यही सारा दर्द उसमें डालेगा। वही चीज़ अगर प्रसिद्ध हो गया, है ना, तो इस तरह से जिस तरह से आज गोदान पढ़ा जाता है सब लोग भी पढ़ेगा। होने लगा जिसे दूर करने के लिए नई नई व्यवस्थाएं और विद्याएं विकसित करने की महसूस किया गया, जिसमें कल्पनाएं नहीं यथार्थ हो और जिसका आस्वादन अकेले किया जा सके। आस्वादन मतलब चखा जा सके, ठीक है। बोला है कि आखिर अकेले में होते तो आप क्या सुनते हो, लगा दिए 1914 के गाने, सैड वाले या जो भी गाने हो, जो भी करते हो भाई, वो चीज़ आप सुनते हो। मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, आज जो भी देखते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा कि अब जब भी दुखी होते हो, अकेले फील करते हो तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय जो है क्या किया, एक नई विद्या महसूस हुआ उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए, ठीक है। और वो जो है उपन्यास से ही उभरा, ठीक है। तो क्योंकि उपन्यास उभरा क्यों, इसलिए क्योंकि जो मध्य वर्ग वाला समाज था ना, चूँकि थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, इसलिए ना वो बाहर गया, वहाँ पे बाहर में उसको नौकरी मिल गया शहरों में। और उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस का जो था आविष्कार हो चुका था। यह वर्ग जो है शिक्षित होने के कारण पाठ्य विद्याओं का जो रसापान कर सकता, रसपान मतलब उसका स्वाद चख सकता था। इस प्रकार उनके खालीपन को भरने के लिए उपन्यास नामक विद्या का जन्म हुआ। तो ठीक है, मैंने देखिए हालांकि ज़्यादा यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। अब जो मैंने लिखा है बस उतना भी लिख दोगे ना, यहाँ पे जो चीज़ लिखा है उसके थोड़ा सा डिटेल में भी मैंने बताने का कोशिश किया ताकि अभी सारा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी आप वीडियो पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे कुल मिलाकर, जैसे कि लास्ट में कुल मिलाकर आपको बताना क्या चाह रहे हैं। आखिर देखिए मैंने फॉर्मेट बनाया है उत्तर लेखन फॉर्मेट में ही, ठीक है। जिस तरह से आपको जाके एग्जाम में लिखना है बस उसी फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। हूबहू लिख दोगे तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत में उपन्यास की विकास इन्हीं कारणों से हुआ। तो कारण मैंने क्या क्या बताया था, औद्योगिकरण आया, समाज टूटा, एकल परिवार की ओर बढ़ा, संयुक्त परिवार टूट गया, गांव से लोग शहर की में बस गए, अकेला फील हुआ, अकेला दूर करने के लिए कुछ विद्याएं उसको चाहिए था। उस विद्याओं में उपन्यास एक महत्वपूर्ण विद्या के रूप में उभर कर आया सामने, ठीक है। और इसके लिए जो ये सहायक तथ्य अगर बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस, मध्य वर्ग में जो शिक्षा, वो लोग शिक्षित थे, पढ़ सकते थे, ये सारा उसके सहायक चीज़ हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर भारत में उपन्यास का विकास इन्हीं कारणों से हुआ। अंग्रेजी ने नई, जो अंग्रेजों आए, ठीक है, अंग्रेजों ने नई प्रशासनिक नीति स्थापित की, नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार किया और नई तरह की अर्थव्यवस्था शुरू की। नई अर्थव्यवस्था मतलब जो यूरोप में था वही औद्योगिकरण यहाँ स्टार्ट हो गया, तो अर्थव्यवस्था अलग प्रकार का हो गया ना यहाँ पे। तो जिसने मध्यवर्गीय समाज का विस्तार किया, ठीक है, यादी विस्तार किया। इसी का परिणाम है कि हिंदी की शुरुआती उपन्यासों जैसे कि देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु आदि की कथा वस्तु मध्यवर्गीय जीवन पर ही आधारित है। हालांकि कालांतर में यानी कि जो बाद में रचनाएं की गया उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को भी उपन्यास के विषय वस्तु के रूप में स्थान दिया गया पाया। जैसे प्रेमचंद्र के, जैसे अगर देखेंगे कि जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे जिसे नहीं है, जैसे है, जैसे
प्रेमचंद के उपन्यासों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो हालांकि हम लोग निष्कर्ष लिख रहे हैं तो ज़्यादा यहाँ पे अब डिटेल बनाने का नहीं है, नहीं तो प्रेमचंद्र का कोई उपन्यासों के गोदान है, ये सारा कुछ दे सकते हो। ठीक है, तो हालांकि जो भी आपका जितने भी नंबर का है, ठीक है, कितने अगर 10 मार्क्स का पूछता है या 5 मार्क्स का पूछता है तो आपको शब्दों का भी वहाँ पे लिमिटेशन देखना पड़ेगा। अगर 10 मार्क्स का पूछता है तो खूब से आप 2 से 3 पेज में लिखोगे। 20 मार्क्स का पूछता है तो कम से कम आप 4 पेज तो ज़रूर लिखोगे। तो वो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका देखा। ठीक है, तो उसमें आपका डायरेक्ट यही पूछा है कि उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों माना जाता है। ठीक है, तो आपका जैसे क्वेश्चन है तो आप ऐसा कीजिए, इसके साथ टिप्पणी भी लिखने भी आ सकता है कि आधुनिक युग का महाकाव्य उपन्यास को कहा जाता है, टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से मैंने जस्ट उत्तर फॉर्म में यही लिखा है, आप देखिए और बगल में कॉपी रखिए, स्टॉप कीजिए वीडियो और उसको लिखते भी चले जाइए। ठीक है, और 1 से 2 बार आप वीडियो देखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप आज तक इतने अगर पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट आप खाली पढ़ो बढ़िया से इसको और सुनो। ठीक है, और बाकी आप लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। केवल लेकिन अगर एक बार इसका अगर क्वेश्चन लिख के अपना से उत्तर आप ये एक प्रयास कर लेते हैं देख के, तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम में जाके बढ़िया से लिख पाओगे क्योंकि आपका अभ्यास हो चुकेगा। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बीच बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी देर से देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ 1 घंटा प्लस हो चुका है। तो क्या है, उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। क्या है उपन्यास, तो इस वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें आपको बेसिकली यहाँ पे लिया गया है कि उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य है। तो उपन्यास और जटिल समाज में गहरा संबंध है। नगरीकरण के साथ ही समाज की संरचना जटिल हो गई क्योंकि नगरों में भिन्न भिन्न परिवेश, भाषाओं, संस्कृतियों और मूल्यों के लोग रहने लगे, है ना, रहते हैं। यहाँ पे रहते नहीं, रहने लगे। ठीक है, रहने लगे देंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, रहने लगे। जाति धर्म जैसी संरचनाएं यहाँ टूटने लगी और संयुक्त परिवार टूटकर बिखरता गया। इस एकल परिवार से एक ऐसे समाज तैयार हुआ जिसमें समरूपता नहीं विषमरूपता थी। ऐसे बिखरे और समाज को कविता में मतलब ऐसे बिखरे हुए होगा। ठीक है, हुए समाज को कविता में नहीं गद्य में ही समेटा जा सकता था। गद्य मतलब जिसमें कहानी लिखी जाती है। इसी आधार बिंदु के चलते उपन्यास महाकाव्य में तब्दील हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप ये इतना लिख दोगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ में कि महाकाव्य तक पहुँच गए। अब महाकाव्य के बारे में थोड़ा जब बॉडी पार्ट लिखते हैं, नॉर्मली आप जानते हो कि एक हम लोग भूमिका लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं 2-3 से लाइन, उसके बाद फिर आपको बॉडी पार्ट लिखना है, मेन पार्ट, उसमें जो भी आप डिटेल में लिखना है वो डिटेल लिखिए, फिर लास्ट में क्वेश्चन के अनुसार एक निष्कर्ष छोटा सा दे दीजिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए उपन्यास और महाकाव्य में कुछ समानता है। आखिर अब उपन्यास और महाकाव्य के बारे में बोलें कि तो पहले ये जानना पड़ेगा उपन्यास क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा मैंने तुलना कर दिया। तो देखिए उपन्यास और महाकाव्य में कुछ समानताएं हैं जिसके आधार पर इसे महाकाव्य कहा जाता है या कहा जा सकता है। जैसे कि ये दोनों अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का समग्र चित्रण करता है ना। और क्या, और देखेंगे कि हालांकि इनके बीच कुछ अंतर भी है। जैसे समानता है तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ हालांकि कुछ अंतर भी है। तो क्या क्या अंतर है, तो वो चीज़ देखो। अंतर भी है जैसे कि जहाँ महाकाव्य मध्यकालीन आदर्शवादी तथा काव्यात्मक विद्या है, वहीं उपन्यास आधुनिक गद्यात्मक तथा यथार्थवादी है। तो अंतर देखिए, एक अंतर नहीं, अगर कई बार एग्जाम में यही पूछ दिया जाएगा कि उपन्यास और महाकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको सारा चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं है उतना। आपको ज़्यादातर यहाँ पे दिखना कि उपन्यास और
इसमें ये निम्नलिखित अंतर है, और पॉइंट वाइज में आप लिखते जाओ। तो एक तरफ या तो टेबल चार्ट में लिख सकते हो, एक तरफ उपन्यास लिखिए, एक तरफ महाकाव्य, और एक एक पॉइंट करके आप लिख दो दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उपन्यास आपका क्या है और महाकाव्य क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि महाकाव्य मध्यकालीन है, यानी कि मध्यकालीन विद्या है, ये आदर्शवादी विद्या है, ये काव्यात्मक विद्या है। 3 यहाँ पे आपका पॉइंट मिल गया। उपन्यास में लिखेंगे कि उपन्यास आधुनिक विद्या है, उपन्यास गद्यात्मक विद्या है, उपन्यास यथार्थवादी विद्या है। तो देखिए 3 पॉइंट मिल गया, बस 3 पॉइंट ही करके लिखोगे और 1-2 पॉइंट आपको कुछ मिल जाएगा इसी में, आप जब पढ़ोगे कुछ एक्स्ट्रा तो बस, और एक उदाहरण दे दीजिएगा काफ़ी, बाकी आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य इसलिए भी कहेंगे क्योंकि कुछ प्रसिद्ध लेखकों ने भी उपन्यास को महाकाव्य के रूप में स्वीकारा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कि कुछ चीज़ तो बता दिया उसमें कि ये चीज़ें उसके स्ट्रक्चरल विशेषता बता दिया, संरचनात्मक विशेषता। अब कुछ प्रसिद्ध, अगर जैसे कि आप सपोज कोई भी है, हमारे प्रधानमंत्री आज कुछ बोल देते हैं, सपोज बोल दिए कि हमारे प्रधानमंत्री की हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, तो क्या आप कभी ये थोड़ा सा भी शक करोगे कि अटैक नहीं किया होगा? आप फटाक से विश्वास कर लोगे क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं ना हमारे, तो इसीलिए। तो यही वैसा ही अगर प्रसिद्ध एक कोई लेखक बोल रहे हैं कि नहीं उपन्यास को महाकाव्य कहा जाना चाहिए, अगर उसने स्वीकारा है तो आप क्यों नहीं स्वीकारेंगे? ठीक है, एक पॉइंट आता है ना कि वो स्वीकारें, मतलब उसको कुछ तो उसमें मिला होगा। उतने बड़े अगर जो लेखक है वो स्वीकारते हैं, मतलब उसमें आपको कुछ दिखा होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे देखिए कौन कौन स्वीकार हैं, वो चीज़ आप देखो। पहला तो यूरोप वाला ही है, राल्फ फॉक्स। राल्फ फॉक्स की एक पुस्तक है, ने अपनी प्रसिद्ध लेख जो है द नॉवल एज एन एपिक, उन्हें ऐसे लिखा है। ठीक है, मतलब पत्र पत्रिका होता है ना, बीच बीच में देखिए आर्टिकल छपता है, तो उसमें लिखा था उसने द नॉवल एज एन एपिक, उपन्यास महाकाव्य के रूप में। मैं उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया, मतलब दोनों इक्वल बनाया कि उपन्यास जैसे है वैसे महाकाव्य है, दोनों समकक्ष बताया, बराबर बताया। और दूसरा एक लेखक आपका मिलता है, वो भी यूरोप ही है, लेखक नाम है फील्डिंग ने अपने जो फील्डिंग ने भी अपने होगा, यहाँ पे पाने नहीं होगा, अपने प्रसिद्ध उपन्यास जो है टॉम जोन्स की भूमिका में उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य बताया है। तो भूमिका मतलब जैसे कि हम लोग इसमें भी बताया अभी कि जब उत्तर आप लिखते हो तो जो पहला इंट्रो पार्ट देते हो उसी को भूमिका कहते हैं। तो वैसा ही कोई अगर किताब देखते हो ना तो उसमें जो पहला पेज में एक भूमिका टाइप का लिखा हुआ रहेगा, अगर नहीं देखे तो अभी अगर कोई किताब होगा ना तो आप देखिएगा उसमें उल्टा के गौर करके, अगर कोई किताब आप उल्टाते हो उस समय देखिएगा कोई भूमिका लिखा होगा, इंट्रोडक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ भूमिका है, वहीं पे लिखा था। अब हो गया कि उपन्यास को महाकाव्य क्यों कहें, उससे जैसे भी आपका प्रश्न बनेगा आप कर लोगे, मैं जानता हूँ। ठीक है, अब हो गया कि उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध। देखिए कई बार पूछा जाता है कि उपन्यास और यथार्थवाद के बीच के संबंधों को मतलब का चित्रण कीजिए, के संबंधों पर प्रकाश डालिए, जैसे भी प्रश्न बनता है या टिप्पणी कीजिए। तो आपको पहला चीज़ तो उसकी कुछ चीज़ें पाई चाहिए, और बाकी टिप्पणी होगा तो टिप्पणी मतलब कमेंट करना। बाकी मैं बहुत सारा वीडियो में बता ही दे रहा हूँ कि टिप्पणी करना में क्या करना है, वर्णन करना में क्या करना है, तो बस वैसा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उपन्यास और यथार्थवाद में संबंध बताना, यहाँ पे दोनों के बीच में संबंध मतलब जो भी है, जैसा भी संबंध है उसमें वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो संबंध देखिए क्या है इनके बीच में। तो आप देखोगे कि उपन्यास और यथार्थवाद में निम्नलिखित संबंध है। संबंध बताने बोला है तो कुछ हम लोग कहानी वानी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो चीज़ है पॉइंट वाइज डायरेक्ट बताएंगे। तो ये सारा चीज़ें को आप पॉइंट वाइज में ही लिखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। या बोल देगा कि उपन्यास और यथार्थवाद के बीच संबंध बताइए, इनके बीच तुलनात्मक अंतर बताइए, तो तुलनात्मक अंतर तो बोलेगा नहीं, तुलनात्मक अध्ययन करने बोलेगा इस तरह से। ठीक है, या तुलनात्मक अंतर भी पूछे तो यहाँ पे देखिएगा कुछ अंतर का जो मिलता है वो सारी चीज़ें आपको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला नंबर में पॉइंट में मैंने लिखा है क्या कि उपन्यास काल संबंध यथार्थवाद से माना गया है। उपन्यास का जो काल संबंध जो है यथार्थवाद से माना गया है, और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बताया गया कि उपन्यास जो होता है
का जो संबंध होता है, यहाँ पे काल नहीं है भाई, ठीक है। मैं भी देख रहा हूँ कि काल देख रहा हूँ तो मुझे भी अजीब लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो लिख देता हूँ ना, मेहनत करता हूँ, ठीक है, लिखता हूँ, उसके बाद जो भी जब प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे करते हैं ना तो सेम ही चीज़ देखते देखते हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको फ्लो में बताना होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि संबंध यथार्थवाद से माना गया है उपन्यास का संबंध, और इसी अर्थ में जो यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। तो कई बार ये भी आ सकता है कि उपन्यास और आख्यायिकाओं में क्या अलग है, जो मैंने जो यह इसमें शुरू में ही बताया आपका जो, ठीक है। आप सारा अगर मेरी वीडियो देखते हैं शुरू से, अगर लास्ट तक क्लासेस देखते हैं ना, तो उसमें समझ में आएगा कि आपका उपन्यास और आख्यायिकाओं में क्या भी डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी मैंने बताया है, ठीक है। तो वहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के आसपास साहित्यिक रचनाओं के दो प्रसिद्ध वर्ग थे, एक रोमांस और नॉवेल्स। रोमांस मतलब रोमांस, नॉवेल्स मतलब नॉवल, ठीक है। नवास ही लास्ट में नॉवेल्स आता है, ठीक है। रोमांस मतलब वही वाला रोमांस जो आप समझ रहे हो। रोमांस का संबंध भावुकता, काल्पनिकता और रोमानियत भरी रचनाओं से थी। इसका मुख्य विषय प्रेम और रोमांचकारी घटनाएं होती थी। मतलब इस नायक नायिका के बारे में थोड़ी सी मतलब अजीब टाइप से वहाँ पे ये करता है, ठीक है, ताकि मतलब लोग जस्ट उसको इंटरेस्ट लेके पढ़े, रुचि लेके पढ़े। मतलब यहाँ पे नायक और नायिका का प्रदर्शन ज़्यादा होता था, वैसा ही चित्रित उसका चित्रण किया जाता था, ठीक है। और वहीं अगर नवास देखिएगा ना, नवास में जैसे यहाँ पे अंतर संबंध आ गया ना, तो संबंध में आप अंतर भी काफ़ी मिल रहा है और दोनों में सामर्थ्य भी मिल रहा है। तो जो भी पूछा जाए उपन्यास और यथार्थवाद में, अंतर पूछे तो अंतर आप करो, संबंध पूछे तो संबंध करो, ठीक है। तो अगर नहीं भी कर पाते तो हूबहू यही आप सेम लिख दीजिए, जो भी पूछे, अंतर पूछे, संबंध पूछे, तो सारा चीज़ आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैसा ही लिखा ही, कोशिश ही किया है लिखने का। ओके, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा भाई। तो यहाँ पे जैसे बोला कि रोमांस में आपका प्रेम से भरी हुई रहेगा, वहीं नवास होता है उन रचनाओं को कहा जाता था जो अपने समय की वास्तविकताओं का यथार्थ वर्णन करती थी। मतलब उस समय जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उन सब के बारे में जो रचनाएं लिखी जाती थी उसी को नवास श्रेणी में रखा जाता था। आज जो नॉवेल्स कहते हो ना, हिंदी में नॉवेल्स को ही उपन्यास कहा जाता है। अब समझ गए सारा चीज़ कि मैं तब से नवास क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उपन्यास तक पहुँचने के लिए नवास को थोड़ा सा तो कुछ बताना होगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर यूरोप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपन्यास के विकास में यूरोपीय लेखकों का योगदान बताइए, तो भी आपका ये वाला अगर हूबहू पॉइंट आप लिख दोगे ना तो आपका काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो जो भी मैं बता रहा हूँ। तो 5वां पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि साहित्य का यही वर्गीकरण आधुनिक काल तक आते आते नवास नोवेल में बन गया, जिसे हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। ओके, अब सब कुछ समझ गए हैं आप। अब 6ठा पॉइंट में देखेंगे कि इस प्रकार उपन्यास का जन्म और विकास होता है। वस्तुतः यह अपने जन्म के समय से ही शुद्ध यथार्थवादी नहीं रहा। तो अब जो यथार्थवादी के बारे में था ना, अब डायरेक्ट यथार्थवादी पे बारे में चर्चा करेंगे कि अब यथार्थवादी और उपन्यास में क्या डायरेक्टली है, डायरेक्ट। अब इसके पहले जो हम लोगों ने बताया वो इनडायरेक्टली रूप से उसमें थोड़ा सा एक संबंध कनेक्ट करने का कोशिश किया। अब अगर पूछा जाए कि दोनों में क्या चीज़ है, वो चीज़ आपको दिखेगा। जैसे कोई भी विद्या लगातार विकास करता है, ठीक है, विकास करता है, फिर उसे एक संक्रमण काल से भी गुजरना पड़ता है जहाँ पिछली अवस्थाओं के कुछ गुण लक्षण बचते हैं। संक्रमण काल किसे कहते हैं? जैसे आप जान लीजिए 3 हम ये तरह बना लिए, ठीक है। ये अब मान लीजिए कि 100 ईस्वी का है, ठीक है, 100 ईस्वी का है। ये मान लीजिए कि आपका 200 ईस्वी का है, और ये मान लीजिए आपका 300 ईस्वी का है, ठीक है। तो आप देखिए इसके बीच में कुछ तो संक्रमण काल वाला होगा ना, इसका कुछ क्षण रहेगा, इसका कुछ मिला जुला रूप रहेगा, तो इसी को संक्रमण अवस्था कहते हैं। यानी कि 100 और 200 के बीच में अगर बात करें तो 100 के जो आपका इधर पे 100 कल अंतिम वाला 199 मान लीजिए, मतलब 99 मान लीजिए, यानी कि 98 के बाद मान लीजिए, और इधर
आप मान लीजिए 198, इनके बीच में जो चीज़ अगर काल घटित हुआ है ना, वो सारा संक्रमण अवस्था है, तो उसी को हम लोग संक्रमण कहते हैं, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड। दोनों चीज़ का होगा, दोनों जो श्रेणी के गुण वहाँ पे मिलेंगे। अब पिछली अवस्थाओं के कुछ गुण लक्षण बचते हैं, वो चीज़ संक्रमण वाला मिल गया। 7वां पॉइंट में आप देखिए कि यहाँ पे कि पश्चिम और भारत में भी जन्मी शुरुआती उपन्यासों में जासूसी काल्पनिक तत्व विद्यमान थे। मतलब जो भी पश्चिम यानी कि यूरोप वाला क्षेत्र में जो उपन्यास बना, और देखेंगे कि भारत में भी जो भी उपन्यास का जो शुरुआती दौर आप देखते हैं, शुरुआती दौर किन का था, जैसे कि आप चंद्रकांता उपन्यास हो गया, जो इसके पहले मैंने भी बताया भी, ठीक है। उन सारे जितने भी उपन्यास हैं वो ज़्यादातर अय्यासी किस्म का था। जैसे आप जानते हैं कि जो प्रेमचंद्र भी लिखे, जो अपना पहले उपन्यास जो उर्दू में लिखे थे, वो सारा उपन्यास भी कहीं ना लिखने से पहले जो वो कहानी या कुछ भी लिखते थे, वो सारा थोड़ा अय्यासी पूर्ण का था, जादुई टाइप का था, ठीक है, जासूसी प्रकार का था। जासूसी प्रकार का मतलब जैसे आप देखते हैं सीआरडी देखते हैं, तो सीआरडी में किस तरह जासूस होता है कि कोई घटना मर गया कोई, फिर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वे उस टाइप का, ठीक है। तो उसका केंद्र, अगर इसका केंद्र तत्व होता था रोमांस, लेकिन जो काल्पनिक होता था, मतलब सच हो या ना हो, जस्ट केवल एक कल्पना के आधार पर वो बना दिया जाता था वैसा, लेकिन उसका जो मेन तत्व होता था रोमांस, उसमें रोमांस का तत्व घुमा फिरा देता है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि आपका काफ़ी सीरियल आता है क्राइम अलर्ट, ठीक है, उसमें देखिएगा ऐसा ही है, जासूसी, कोई कुछ क्राइम किया, उसके बाद में पुलिस गया, ये किया, लेकिन उसका जो एक रोमांस वहाँ पे भरा दिया गया है, वो सारा चीज़ जो है वो पहले वाला रचनाओं में मिला है, ठीक है। और क्या है 8वां पॉइंट में देखिएगा कि 1739 ईस्वी में विश्व का पहला उपन्यास पोमला मनाया जाता है। तो ये फैक्ट्स भी आप याद रख लो कि जो विश्व का पहला उपन्यास किसे कहा गया, तो पोमला को कहा जाता है, जिसके लेखक सैमुअल रिचर्डसन थे, और इस उपन्यास ने रोमांस के चरम स्तर को छुआ, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसमें रोमांस के जो तत्व थे, जितना भी होना चाहिए, वो सबसे चरम लेवल तक पहुंच गया, ठीक है। और इसी के कारण देखिए, कोई भी आप देखते हैं कि एक नॉर्मल फिल्म और एक रोमांस वाला फिल्म में काफ़ी उसकी जो भी प्रचलित होता है, कौन ज़्यादा चलेगा उस पर डिसाइड होता है। उसी तरह ये आज तक की सबसे ज़्यादा मतलब बिकने वाली पुस्तक है अभी तक का, ठीक है, उपन्यासों में पोमला, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इसने, ठीक है। अगला पॉइंट में आप दीजिएगा कि जन्म के कुछ ही समय बाद उपन्यास यथार्थवाद से संबंध हो गया। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, उपन्यास और यथार्थवाद के बीच संबंध देख रहे हैं, तो देखिए जो लिख रहे हैं वो चीज़ भी कई बार आपको देखना पड़ेगा कि आप फ्लो में लिख रहे हो, कई बार लिखते लिखते आप जो बोलना चाह रहा था या लिखना होगा आपका, वो मुद्दा से ही भटक जाते हो, तो वो मुद्दा भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध है, तो संबंध से हम लोग कहीं नहीं जाएंगे इधर उधर, जस्ट उसी के बारे में ही लिखेंगे। 1850 के आसपास अंग्रेजी एवं रूसी साहित्य में ऐसे उपन्यास दिखने लगे जो पूरी तरह यथार्थवाद को समेटे थे या समेटे हुए थे, ठीक है। 10वां पॉइंट में देखिए कि उपन्यास का यथार्थवाद से संबंध होने का कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट दे दिए। अगर डायरेक्ट एग्जाम ये भी आ सकता है कि उपन्यास का यथार्थवाद से संबंध होने का क्या क्या कारण थे। अगर सपोज अगर क्वेश्चन बनता है तो आप दे दो, बाकी अलग तो मैंने बता दिया कि मैं भी अगर क्वेश्चन बनता है तो ऐसा आप लिख सकते हैं ये तीनों पॉइंट को। मध्य वर्गों का उदय, आप जानते हैं कि जो मध्य वर्ग का उदय हुआ, मध्य वर्ग हालांकि शिक्षित थे, इन्हें केवल काल्पनिक और रमणीय विद्याओं से संतुष्ट नहीं किया जा सका और उन्हें अब कुछ दूसरा चाहने लगे। वे अपने मूल समाज से अलग होकर थोड़े समय के लिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रोमानियत यानी काल्पनिक रूपी जो पहले में रचनाएं हुए वो सारा से संतुष्ट हुए थे, लेकिन परंतु इसके अतिरिक्त अन्य समस्याओं से भी वे जूझ रहे थे। जैसे कि वो काम कर रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे रहने लगे, देखिएगा कि औद्योगिकरण के कारण कितनी फैक्ट्रियां बसी, फिर उसको कचरा आया, स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या हुआ, सुरक्षा का समस्या हुआ, वो सारी समस्याएं से भी जूझने लगे। तो अब उन पर भी वो यानी समाज में जो जो परेशानियां था उन पर भी वो साहित्य के रूप में
पढ़ना चाह रहे थे, इंटरेस्ट उसमें भी लेना चाह रहे थे, तो उस तरह से अब रचनाएं होगा, क्योंकि समाज जैसे बदलता है साहित्य भी वैसा ही रचना स्टार्ट हो जाता है, लोग वैसा ही रचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही उसे भी साहित्य में तलाशा और इन सब दबावों ने उपन्यास को यथार्थवाद से जोड़ा और देखते ही देखते उपन्यासकारों ने इसे तराश कर उस जटिल समाज के संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने वाला गद्य महाकाव्य बना दिया। तो यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में आप 2 वाक्य में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, लास्ट में जो 2 लाइन आप देख रहे हो ये क्या है आपका, किस प्रश्न का निष्कर्ष। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपने लाइक भी कर दिया होगा और बीच बीच में जाके आप शेयर भी कर दे रहे होगे, क्योंकि लगातार इतने देर से आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, बीच बीच में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मन बना रहता है आपका भी और हमारा भी। आपके लिए हम मेहनत करते हैं और आप हमारे लिए इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं, है ना।